So, a very good afternoon everyone. लास्ट क्लास में वी हैड स्टार्टेड विद बेलमेंट एंड प्लेज। पहला चैप्टर हम लोगों ने शुरू कर लिया था। इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ सिलेबस का इंट्रोडक्शन लिया था, हमने पैटर्न ऑफ एग्जाम डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था किस किस तरह की बुक्स मैं आप तक अवेलेबल कराऊंगा, एंड फाइनली हम लोगों ने बात किया था कि अमेंडमेंट्स को कैसे हैंडल करना है। दैट वाज इंट्रोडक्शन पार्ट। और उसके बाद हम लोगों ने अपना अदर लॉज में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पहला चैप्टर स्टार्ट कर लिया था, दैट वाज बेलमेंट एंड प्लेज। आइए एक बार इसको फटाफट से रिवाइज करते हैं। लास्ट क्लास में हमने बिल्कुल हल्का सा आइडिया ही लिया था एंड देन आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर हम बेलमेंट की बात करें तो बेलमेंट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 148। कैसे डिफाइन करता है 148 कि बेलमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच वन पार्टी मेक्स अ डिलीवरी ऑफ गुड्स टू द अनदर पार्टी। ये पर्सन जो गुड्स डिलीवर कर रहा है इसको हम बेलर बुलाते हैं, जिसको गुड्स डिलीवर किए जाते हैं इज नोन एज द बेली। जो ये डिलीवरी की जाती है ये एक पर्टिकुलर डिलीवरी गुड्स की जाती है, एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए की जाती है, और इस कंडीशन पे इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर की जाती है कि जब ये पर्पस अकम्प्लिश्ड हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, फुलफिल हो जाएगा, द गुड्स विल ईदर बी रिटर्न्ड बैक, या तो सेम फॉर्म में या अल्टर्ड फॉर्म में, टू द पर्सन डिलीवरिंग देम, या इट विल बी डिस्पोज्ड ऑफ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग देम। फिर हमने इसके धीरे धीरे एग्जांपल्स करने शुरू किए थे कि हमने देखा था कि आप अपनी कोई कार मैकेनिक को देना रिपेयर करने के लिए, गोल्ड चेन पॉलिशिंग के लिए गोल्ड स्मिथ को देना, या अपने फ्रेंड से कार बोरो कर लेना, यानी कि सिंपल भाषा अपने फ्रेंड को कार लेंड कर देना। ये हमने एग्जांपल देखे थे, बेसिक एग्जांपल जहां हमने बेलमेंट की बात की थी। फिर हमने बात की थी कि जरूरी नहीं है गुड्स सेम फॉर्म में वापस आए, ऑल्टर्ड फॉर्म में भी वापस आ सकते हैं, जहां हमने फैब्रिक का एग्जांपल लिया, व्हीट ग्रेन का एग्जांपल्स लिया, इस तरह की बात करी। फिर मैंने आपको यह बताया था कि सिर्फ गुड्स वापस आने का कंडीशंस पूरी नहीं होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि गुड्स डिस्पोज ऑफ कर दिए जाते हैं एज पर द डायरेक्शंस ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग देम। वहां मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक शॉप वाला एग्जांपल और हमने जो वो कैलेंडर्स वगैरह एग्जांपल लिया था वो हमने कवर किया इसके अंदर। फिर मैंने आपको एक स्पेशल काइंड ऑफ वो बताया था कि एक स्पेशल काइंड ऑफ बेलमेंट होती है जिसको हम नाम देते हैं प्लेज का। प्लेज हमारे पास कवर था, सेक्शन 172 में डिफाइंड है। सेक्शन 172 प्लेज को डिफाइन कैसे करता है कि प्लेज इज अ काइंड ऑफ बेलमेंट जिसका पर्पस क्या होता है, सिक्योरिटी फॉर रीपेमेंट ऑफ डेट या सिक्योरिटी फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। यानी कि वो बेलमेंट जिसमें इन दोनों में से कोई पर्पस होता है, यानी कि आप कोई प्रॉमिस को परफॉर्म करने का या कोई डेट वगैरह वापस करने का गारंटी के फॉर्म में, यानी कि सिक्योरिटी के फॉर्म में कोई गुड्स डिलीवर कर रहे होते हैं, उस तरह के प्रॉमिस या उस तरह की बेलमेंट को हम क्या बुलाते हैं, प्लेज बुलाते हैं। या हमने पार्टीज का नाम भी दिया था कि जो ये पर्सन है इनको प्लेजर और प्लेजी या पॉनर और पोनी नाम से जाना जाता है। तो यहां तक हमने लास्ट क्लास में कवर किया था। आगे कंटिन्यू करते हैं, इससे आगे बात करना शुरू करते हैं। अच्छा, एक आधा एग्जांपल मैंने आपको और दिया बेटा बीच में, जो मैं बुक में दिए हुए हैं। एक एग्जांपल हम और लिख सकते हैं, गुड्स सेफ कस्टडी के लिए देना। मान लीजिए एक पर्सन ए है, ये कहीं लेटस से कोई ट्रिप के लिए, पिकनिक वगैरह के लिए 4-5 दिनों के लिए कहीं जा रहे हैं और इनके घर में कुछ गोल्ड पड़ा है, इनके घर में अलमीरा में कुछ गोल्ड पड़ा है। तो इनको ये डर है कि खाली घर में मैं गोल्ड क्यों छोड़ के जाऊं, तो ये अपना गोल्ड अपने एक फ्रेंड के पास जो साथ वाले घर में या जो 2 घर छोड़ के रहते हैं उनके यहां रख जाते हैं सेफ कस्टडी के लिए। ये कहकर कि मेरा घर खाली है तो अब वहां थोड़ा रखना रिस्की होता है, तो आप इसको अपने पास अपने घर पे रख लीजिए। क्या मैं इस सेफ कस्टडी के रखे हुए सामान को भी बेलमेंट का एग्जाम्पल बोल सकता हूं? कैन दिस बी कंसिडर्ड एज बेलमेंट? यस सर, ये भी बेलमेंट है। यहां पे पर्पस क्या है, सेफ कस्टडी है। जैसे अभी तक हम बाकी जगह पर्पस देख रहे थे, तो सेफ कस्टडी के लिए रखे गए गुड्स को भी हम बेलमेंट के एग्जांपल में डाल सकते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम जब बेटा डिलीवरी की बात करते हैं तो सेक्शन 149 इस डिलीवरी के बारे में बात करना शुरू करता है। जो हम ये डिलीवरी वर्ड लिख के आए कि देयर शुड बी अ डिलीवरी ऑफ गुड्स, 149 क्या कहता है कि ये जो डिलीवरी है, ये डिलीवरी 2 तरह की हो सकती है। It can either be an actual delivery or it can be a constructive delivery. सर ये बात हमने ना सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में भी पढ़ी थी फाउंडेशन में कि डिलीवरी जनरली 2 तरह की होती है। वहां उन्होंने 3 कर दी थी, अगर आपको याद हो तो हमने वहां पढ़ा था डिलीवरी एक्चुअल होती है, सिंबलिक होती है, डिलीवरी अटॉनमेंट के फॉर्म में होती है, अटॉनमेंट डिलीवरी बाय अटॉनमेंट। इस तरह का हम डिलीवरी का एक टॉपिक पढ़ के आए थे सेल्स ऑफ गुड्स में। लगभग यही बात उन्होंने यहां लिखी है कि जब आप ये कहते हैं कि गुड्स की डिलीवरी की जाती है तो डिलीवरी ब्रॉडली 2 तरह की होती है। एक तो हो गई एक्चुअल डिलीवरी। एक्चुअल डिलीवरी में क्या है, जैसे अभी तक हम एग्जांपल देख रहे थे कि सर आपने गाड़ी सामने वाले को दे दी रिपेयर के लिए, आपने गोल्ड चेन सामने वाले को दे दी पॉलिशिंग के लिए, आपने का फ्रेंड बोरो करने आया, आपने उसको अपनी कार दे दी, सेफ कस्टडी के लिए आप सामान रखा है, गोल्ड आप बैंक को दे आए, ये सब क्या आता है, ये एक्चुअल डिलीवरीज थी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी क्या होती है? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी को 149 ने क्या लिखा कि कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हर वो तरीका है
जिससे आप गुड्स सामने वाले पर्सन की पोसेशन में दे देते हैं। तो सर इसका मतलब इसमें एक्चुअल डिलीवरी के अलावा और तरीके होंगे? हाँ, जैसे कि हम लोग प्रैक्टिकली एग्जांपल है, इसमें सिंपल एक डिलीवरीज आ सकती हैं कि गाड़ी किसी को देने की जगह आप पूरी गाड़ी उसको ना पकड़ाएं, गाड़ी की चाबी दे दें। आपके गोडाउन के अंदर सामान पड़ा हुआ है या एक वेयर हाउस में सामान पड़ा हुआ है, उसकी वेयर हाउस रिसीट आप सामने वाले को हैंडल कर दें। आपका रेलवे से सामान आ रहा है, आपकी जो रेलवे रिसीट है वो सामने वाले को दे दें। ये सारे एग्जांपल हम लोगों ने देखा था कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में भी यही एग्जांपल थे जिनको हम कंस्ट्रक्टिव बोलते थे। तो यहां भी इन्होंने डिलीवरी के टर्म्स में क्या लिखा कि डिलीवरी एक्चुअल डिलीवरी भी हो सकती है और डिलीवरी कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी भी हो सकती है। और जब उसने कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी को डिफाइन किया, उसने कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी को डिफाइन कैसे किया? उसने कहा कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी मींस डूइंग anything which has the effect of putting the goods in the possession of intended bailey, doing anything which has the effect of putting the goods in the possession of intended bailey or of any person authorized to hold them on his behalf। ये है बेटा आपका सेक्शन 149 ने लैंग्वेज क्या यूज करी? 149 ने कहा जी डिलीवरी कब होती है? डिलीवरी मींस डूइंग एनीथिंग विच हैज द इफेक्ट ऑफ पुटिंग द गुड्स इन द पोसेशन ऑफ इंटेंडेड बेली और ऑफ एनी पर्सन ऑथराइज्ड टू होल्ड देम ऑन हिज बिहाफ। जब बेटा 149 ये लैंग्वेज लिखता है, वो एक्चुअल में ये वर्ड यूज नहीं करता है कि डिलीवरी एक्चुअल होती है और कंस्ट्रक्टिव होती है। ये हमारे इस्तेमाल किए गए शब्द हैं। 149 तो एग्जैक्ट लैंग्वेज क्या लिखता है कि डिलीवरी इज डन या डिलीवरी मींस डूइंग एनीथिंग which has the effect of putting the goods in the possession of intended bailey, या तो बेली के हाथ में या उसके किसी एजेंट के हाथ में आप ये गुड्स जब किसी भी तरह से पहुंचा देते हैं तो उसको डिलीवरी बोला जाता है। और इस डूइंग एनीथिंग को हम कहते हैं कि इसका मतलब ये दो तरह की हो सकती है। ये एक्चुअल तो हो ही सकती है, दैट इज ऑल्सो डूइंग एनीथिंग, कि आपने एक्चुअल में गोल्ड उसको पकड़ाया, आपने एक्चुअल में अपना कार रिपेयर करने के लिए उसके शॉप पे छोड़ी, दोज आर डूइंग एनीथिंग में एक्चुअल तो आई। इसके अलावा हर वो सिंबलिक काम जो कहीं ना कहीं डिलीवरी को एक तरह से सिंबलाइज करता है, डिलीवरी का रिप्लेस करता है, डिलीवरी के जगह किया जाता है एक्चुअल डिलीवरी की जगह, वो भी इसके अंदर कवर हो जाएगा। तो 149 ने हमारे पास ये वाली लैंग्वेज यूज करी। यहां से हमने क्या निकाला कि जो डिलीवरी है ये दो तरह की हो सकती है, दिस कैन बी एन एक्चुअल डिलीवरी और दिस कैन बी अ कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। आइए जरा इसके ऊपर मैं थोड़ा एग्जांपल देखता हूं। लास्ट क्लास में हमने एग्जांपल लिया था कि सर एक मिस्टर ए हैं, इन्होंने लोन के बदले गोल्ड को अपने बैंक के पास रखा। अब मैं इसी को चेंज करता हूं कि मान लीजिए बेटा एक पर्सन ए हैं और इन्होंने बैंक से लोन लिया और इस लोन के बदले इनके गुड्स पड़े हैं एक वेयर हाउस में, इन्होंने उसकी वेयर हाउस रिसीट वहां रख दी, बैंक को इन्होंने वेयर हाउस रिसीट दी। क्या हम इसको भी बेलमेंट बोल सकते हैं? इज दिस अ बेलमेंट? क्या वेयर हाउस रिसीट हमारे लिए कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी या सिंबलिक डिलीवरी का काम करेगी? यस सर, वेयर हाउस रिसीट देने का मतलब यह नहीं है कि आपने उस वेयर हाउस रिसीट की डिलीवरी करी है। इनफैक्ट आपने उस वेयर हाउस रिसीट के थ्रू जो वो वेयर हाउस में गुड्स पड़े हैं वो गुड्स की डिलीवरी करी है। इट्स ए काइंड ऑफ सिंबलिक डिलीवरी, ए काइंड ऑफ कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। तो इसको भी हम बेलमेंट बोलेंगे। और ये किस तरह की बेलमेंट होगी सर? क्योंकि ये बेलमेंट की गई है फॉर सिक्योरिटी ऑफ डेट, इसलिए हम इसको क्या बुला सकते हैं? दिस इज अ प्लेज। ये प्लेज भी है। तो सर यहां पर ये प्लेज है और डिलीवरी किस तरह की है? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी की है हम लोगों ने। ऐसे ही यहां वेयर हाउस रिसीट की जगह बेटा रेलवे रिसीट हो सकती है। हो सकता है मेरे गुड्स कहीं रेलवे से आ रहे हैं, इन ट्रांजिट हैं और मेरे पास उसकी रिसीट है, मैंने वो रेलवे रिसीट बैंक के पास रख दी और बैंक से लोन ले लिया, या बैंक की जगह किसी मिस्टर बी के पास रख दी, उससे लोन ले लिया। तो इस केस पे भी मैं क्या कहूंगा? दिस इज ऑल्सो एक एग्जांपल ऑफ बेलमेंट। अच्छा, इसी को मैं आगे बढ़ाता हूं। मान लीजिए बेटा एक पर्सन ए हैं, इन्होंने एक बैंक से लोन लिया और इस लोन के बदले
अपने हाउस की जो रजिस्टर्ड डीड थी या जो अपने हाउस की ट्रांसफर डीड थी, जिसको आप रजिस्ट्री बोलते हैं, हाउस के पेपर्स आम भाषा में, वो बी के पास रख दिए, क्या मैं इसको बेलमेंट बोल सकता हूं? इज दिस अ बेलमेंट? क्या हम इसको बेलमेंट बोल सकते हैं कि हमने एक लोन लिया और उस लोन के बदले मैंने अपने हाउस की जो ट्रांसफर डीड है, वो ट्रांसफर डीड हाउस की जो रजिस्ट्री है वो बी के पास रखी, इज दिस बेलमेंट? क्या मैं इसको कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी बोल सकता हूं? क्या मैं इसको कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी ऑफ गुड्स बोल सकता हूं? सब कह रहे हैं सर यस, ये कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी ऑफ गुड्स है। बेटा मुझे एक भी अभी तक बच्चा नहीं मिला जिसने इसको बोला हो सर ये कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी ऑफ गुड्स नहीं है। सब कह रहे हैं सर ये कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी ऑफ गुड्स है। क्या मैं इसको बेलमेंट बोल दूं? सोच लो बेटा, दोबारा सोच लो। एक बच्चे ने बोला, उसने कहा नहीं सर ये कंस्ट्रक्टिव नहीं है। बेटा नए वाले बच्चों को जवाब देना पड़ता है साथ में। हां वालों का तो सबसे आसान काम होता है, वो कहता है हां है, बस बात खत्म। नो वाले बच्चे रीजन बताएगा भाई मुझे क्यों डिलीवरी नहीं है, क्यों बेलमेंट नहीं है, ये क्यों नहीं है भाई ये डिलीवरी, ये बेलमेंट। बेलमेंट के आगे भी मैं प्लेज कह देता हूं कि क्यों ये बेलमेंट या प्लेज नहीं है। बेटा एक बच्चे ने बोला सर ये कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी तो होगी लेकिन ये गुड्स की डिलीवरी नहीं है। एक बच्चे ने बोला है कि सर ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ये गुड्स थोड़ी ना है। अब देखना बेटा कितनी जल्दी बाकी सारे अपना जवाब बदलेंगे। देखते जाओ जरा फटाफट, 1 मिनट के अंदर अभी सारे हां से ना पर आ जाएंगे। ये हमारे कानून पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, ये खड़े खड़े अपने पैरों पर खड़े खड़े आंसर बदलते हैं ऐसे। हां जी बेटा ये गुड्स की डिलीवरी है। क्या मैं कह सकता हूं ये कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी ऑफ गुड्स हुई है? कहां गए वो हां बोलने वाले सारे के सारे? जरा चैट ऊपर करूं, कितने बच्चे थे? लाइन लगी हुई थी हां 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 बोलने वालों की। बेटा आप लोग इस भावना में बह गए कि सर कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी तो है, किसी ने यह पकड़ने की कोशिश नहीं करी कि सर कल से आप जो हमें एग्जांपल्स दिए जा रहे हो, आप उसमें गोल्ड दे रहे हो, कार दे रहे हो, गोल्ड चेन दे रहे हो, आटे पिसने जा रहे हैं, लेकिन सब के सब मूवेबल प्रॉपर्टीज हैं। कहीं भी आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी को टच नहीं किया। पहली बार मैंने आज एक एग्जांपल लिया जहां मैंने कहा मैंने अपने हाउस की ट्रांसफर डीड बी को दे दी, क्या मैं इसको कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी ऑफ गुड्स दे सकता बोल सकता हूं? द आंसर इज नो। बेटा ये बेलमेंट नहीं है क्योंकि यहां पर जो डिलीवरी हो रही है वो गुड्स की नहीं हो रही है। व्हाट डू यू मीन बाय गुड्स? गुड्स क्या होता है ये तो हमने पढ़ा हुआ है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में। व्हाट डू यू मीन बाय गुड्स? मैं डिलीवरी से अगले बात पे आगे बढ़ गया हूं। क्या मैं इसको डिलीवरी ऑफ गुड्स कह सकता हूं? और अगर गुड्स नहीं कह सकता तो व्हाट डू यू मीन बाय गुड्स? गुड्स की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में। उन्होंने कैसे डिफाइन किया था गुड्स को? सर उन्होंने लिखा था गुड्स मींस एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। उसके आगे भी बहुत कुछ लिखा हुआ था। गुड्स मींस एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम, मनी। पूरी डेफिनेशन में जरूरत नहीं है हमें, स्टिल मैं मेंशन कर रहा हूं। गुड्स मींस एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी, एंड इट इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड्स करता था? सर इट इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड विच आर एग्रीड टू बी सीवियर्ड बिफोर सेल। इस तरह की बातें हमने पढ़ी थी कि सर जमीन से जुड़ी हुई चीजें, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास या कोई भी चीज जिसको बेचने से पहले उसको जमीन से काटने का, सीवियर करने का प्रॉमिस कर लिया गया हो, उन सबको हम क्या इंक्लूड करते हैं? गुड्स की कैटेगरी में।
सर यहां से हमारे लिए रेलेवेंट तो ये बात हो गया ना कि गुड्स क्या है, गुड्स मींस एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। तो क्या मैं इसको बेलमेंट बोल सकता हूं? द आंसर इज नो, ये बेलमेंट नहीं है, क्योंकि सर यहां पर डिलीवरी ऑफ गुड्स नहीं हो रही। तो नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है कि सर डिलीवरी होनी चाहिए, और डिलीवरी एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव हो सकती है, वो बात हम मानते हैं, लेकिन डिलीवरी किस चीज की होनी चाहिए? सर डिलीवरी होनी चाहिए गुड्स की, और गुड्स की डेफिनेशन हम कहां से उठाएंगे? अच्छा कोई फटाफट से बता दो बेटा, गुड्स सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के कौन से सेक्शन में डिफाइंड था? गुड्स सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के कौन से सेक्शन में डिफाइंड था? 2 क्लॉज 7 में, 2 क्लॉज 7 डिफाइंड गुड्स। उन्होंने कैसे डिफाइन किया था? हमने नीचे लिख दिया, गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी। दोबारा से नोट डाउन करा रहा हूं यहां पे, गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी, एंड includes growing crops, and includes stocks and shares, growing crops, grass and things attached to or forming part of the land, things attached to or forming part of the land which are agreed to be severed, which are agreed to be severed before sale। ये हम डेफिनेशन पढ़ के आए थे, which are agreed to be severed before sale। ठीक है जी। यहां से सर एक बात और निकल के आई कि यहां पर जब भी हम बात करेंगे बेलमेंट के अंदर, हम किस चीज के बारे में बात करेंगे? सर यहां पर बेलमेंट या प्लेज, क्योंकि प्लेज भी क्या है, एक तरह की बेलमेंट ही है, इसमें हम सिर्फ किस चीज की बात कर रहे हैं? हम डिलीवरी ऑफ गुड्स की बात कर रहे हैं, मूवेबल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। और गुड्स की डेफिनेशन हम कहां से उठाते हैं? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से उठाते हैं। तो सर फिर ये प्लेज तो ना हुआ, और प्लेज नहीं है तो ऑब्वियसली हमारे पास हम ये कहेंगे कि ये बेलमेंट भी नहीं है, बेलमेंट में भी हमें वो चाहिए, मूवेबल प्रॉपर्टी चाहिए, तो मूवेबल प्रॉपर्टी तो नहीं है इस केस में। तो फिर इसको क्या बोलते हैं? क्या जनरली ऐसी ट्रांजैक्शन होती नहीं है बैंकों के अंदर, जहां अपने लोन के अगेंस्ट या अपनी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, एक फिक्स्ड एसेट के अगेंस्ट जाके लोन ले आते हैं? ऐसी ट्रांजैक्शन को फिर हम क्या बोलते हैं? अगर ये प्लेज नहीं है, यानी कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सिलेबस में कवर्ड नहीं है, व्हाट डू वी कॉल दिस ट्रांजैक्शन? सर इसको बुलाते हैं मॉर्टगेज। दिस इज नोन एज मॉर्टगेज। तो एक इनडायरेक्टली बेटा हमारे पास डिफरेंस भी निकल आया कि क्या प्लेज और मॉर्टगेज में अंतर होता है? इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन प्लेज एंड मॉर्टगेज? द आंसर इज यस, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्लेज एंड मॉर्टगेज। सर प्लेज में क्या होता है? मूवेबल प्रॉपर्टी से डील किया जा रहा होता है, और मॉर्टगेज में क्या होता है? सर इमूवेबल प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी पर लोन लिए जा रहे होते हैं। और बेटा जो ये लोन लेते हैं ना हम लोग, जब हम प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, मूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट या इमूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जब हम लोन लेते हैं, तो हम ये कहते हैं कि हमने उस प्रॉपर्टी, यानी जिस प्रॉपर्टी पे सिक्योरिटी क्रिएट किया है, लॉ उसको बोलता है कि हमने उस प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट किया है। इसको क्या बोला जाता है? प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट करना। और जब ये चार्ज क्रिएट किया जाता है मूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर, तो इसको बुलाते हैं प्लेज। और जब ये चार्ज क्रिएट किया जाता है इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर, तो इसको बुलाया जाता है मॉर्टगेज। जब ये चार्ज क्रिएट किया जाता है मूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर, तब इसको बुलाया जाता है प्लेज। जब ये क्रिएट किया जाता है इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर, उसको बुलाया जाता है मॉर्टगेज। अच्छा एक शब्द बेटा और होता है जो आपकी बुक इस्तेमाल नहीं करती, हाइपोथिकेशन। सुना है कभी ये शब्द? हाइपोथिकेशन। बेटा किसी ने वर्ड सुना है आज तक? हाइपोथिकेशन? नो सर, हम कहां से सुनने लगे ऐसे शब्द? एक बच्चे ने कहा नहीं सर मैंने सुना है हाइपोथिकेशन शब्द। ये हाइपोथिकेशन क्या होता है?
चलिए मैं एग्जांपल बनाता हूं, आपको खुद को समझ आएगा सर दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन हमारी किताब दोनों को डिफरेंशिएट नहीं करती है। मैं बताऊंगा क्यों नहीं करती है। मान लीजिए बेटा एक पर्सन ए है, इसने बी से लोन लिया, ये बैंक से ही लोन लिया, और इस लोन के बदले इसने अपनी कार बैंक इसने अपनी गोल्ड बैंक के पास रखा, गोल्ड लोन। क्या ये प्लेज का एग्जाम्पल है? यस सर, बिल्कुल प्लेज का एग्जाम्पल है। ये अपने गुड्स गोल्ड जाके डिलीवर करके आता है, ठीक है जी। फिर बेटा एक मिस्टर ए है, इसने एक बैंक से लोन लिया और इस बैंक को अपने लोन के अगेंस्ट क्या गिरवी रखा? कार गिरवी रखी। क्या कार लोन नहीं होते हैं मार्केट में? सर बिल्कुल होते हैं, कार भी लोन पे ली जाती है। क्या ये प्लेज है? इज दिस अ प्लेज? पहली बात, क्या ये मॉर्टगेज हो सकती है? नहीं सर, मॉर्टगेज को तो छोड़ दो, ये तो है तो मूवेबल प्रॉपर्टी ही, फिक्स्ड तो नहीं है, तो हम इमूवेबल में मॉर्टगेज में तो नहीं जा सकते सर। तो सर ये इसको क्या बोलें? क्या ये प्लेज है? आपने बोला सर मूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन लेना, मूवेबल प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट करना इज प्लेज, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट करना इज मॉर्टगेज। तो जब मैं कार के अगेंस्ट लोन लेता हूं, क्या मैं इस केस में प्लेज करता हूं? अब यहां प्रॉब्लम क्या आएगी, बच्चा क्या कहेगा, सर इस केस में पोसेशन की डिलीवरी तो होती ही नहीं, क्योंकि सर जिसने लोन लिया हुआ है गाड़ी भी यही चलाता रहता है। बैंक गाड़ी के कागज ले लेता होगा लेकिन गाड़ी नहीं लेता, पोसेशन नहीं लेता। लेकिन सर गोल्ड के केस में तो वो पोसेशन ले लेता है उस चीज की, तो गाड़ी की पोसेशन भी लेनी चाहिए। बेटा अब गाड़ी की पोसेशन ले लेगा तो फिर गाड़ी के अगेंस्ट लोन लेने का मतलब क्या है? इसलिए टेक्निकली बेटा जब मूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट चार्ज क्रिएट किया जाता है, तो मूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट चार्ज जब क्रिएट होता है तो जनरली ये दो तरह का होता है। ऐसे केसेस जहां पोसेशन क्रेडिटर को हैंड ओवर कर दी जाती है, पोसेशन इज हैंडेड ओवर टू द क्रेडिटर। अगर आप पोसेशन हैंड ओवर कर देते हैं क्रेडिटर को, तो ये क्लासिक एग्जांपल बनता है प्लेज का। दिस इज द एग्जांपल ऑफ प्लेज। इसको हम प्लेज का एग्जांपल बुलाते हैं बिकॉज दिस इज 172 के हिसाब से एग्जैक्ट, जहां आप डिलीवरी कर रहे हैं गुड्स की एज परफॉर्मेंस या फॉर सेफ्टी ऑफ एज सिक्योरिटी फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस या सिक्योरिटी फॉर रीपेमेंट ऑफ डेट। गोल्ड लोन हमने इसका एग्जांपल ले लिया सर, बिल्कुल क्लासिक एग्जांपल हो गया प्लेज का। लेकिन सर ऐसे केस भी हो सकते हैं जहां पोसेशन इज नॉट हैंडेड ओवर टू द क्रेडिटर। इस केस को बेटा टेक्निकली नाम दिया जाता है हाइपोथिकेशन। अगर आप लोगों ने गाड़ी सच में, अगर आप में से किसी के पास लोन पर है, तो उस लोन का आरसी, उस गाड़ी का आरसी उठा के देखिएगा, उस आरसी के ऊपर आपको छोटा छोटा लिखा मिलेगा हाइपोथिकेटेड विद पंजाब नेशनल बैंक, हाइपोथिकेटेड विद आईसीआईसीआई बैंक। जिन्होंने अभी फाइनेंस पे गाड़ियां ली हैं, जनरली लोग फाइनेंस पे लेते हैं गाड़ी, तो सर उसके ऊपर वो लिख के देते हैं हाइपोथिकेशन या हाइपोथिकेटेड, और ये वर्ड भी एग्जैक्ट यही इस्तेमाल किया जाता है हाइपोथिकेशन। तो इसको बोलते हैं हाइपोथिकेशन। यानी कि सर अगर पोसेशन नहीं दी गई उस केस में हम बोल देते हैं हाइपोथिकेशन, अगर पोसेशन दे दी तो उसको हम बोलते हैं प्लेज। और अगर सर ये इमूवेबल प्रॉपर्टी हुई, तो क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी में भी जब चार्ज क्रिएट होता है तो पोसेशन दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती? क्या उसके बाद भी वो दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती? क्या इसमें भी केसेस होते हैं? क्या मैं ये कह सकता हूं कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में भी वो दो केस बनते हैं जहां पोसेशन दे दी जाती है इमूवेबल प्रॉपर्टी की और उसके अगेंस्ट लोन लिया जाता है और पोसेशन नहीं दी जाती? या इमूवेबल प्रॉपर्टी में हमेशा एक ही तरीका होता है कि सर पोसेशन नहीं दी जाती कभी भी? कभी सुना है इमूवेबल प्रॉपर्टी का लोन लिया हो और सामने वाले ने पोसेशन ली हो उसकी? नहीं सर, ऐसा नहीं होता। इमूवेबल प्रॉपर्टी में तो हमेशा क्या लिया जाता है सर, कोई सिंबॉलिक चीज ले ली जाती है जो इमूवेबल प्रॉपर्टी की राइट्स को रिप्रेजेंट करती है। तो इस केस में तो बेटा एक ही तरीका होता है जिसको हम मॉर्टगेज बोलते हैं। अब बाहर दुनिया बेटा इस सब को गिरवी रखना बोलती है,
वो ये बोलती है गोल्ड गिरवी रख के लोन लिया है, गाड़ी गिरवी रख के लोन ली है, घर गिरवी रख के लोन लिया है, सब गिरवी है उनकी नजर में। लॉ इस गिरवी रखने के लिए वर्ड क्या इस्तेमाल करता है? चार्ज क्रिएट करना, यानी कि हमने चार्ज क्रिएट करके लोन लिया है, चार्ज क्रिएट करके डेट लिया है। अब इस चार्ज को फर्दर डिवाइड किया जा सकता है। चार्ज प्लेज के फॉर्म में हो सकता है, चार्ज हाइपोथिकेशन के फॉर्म में हो सकता है, चार्ज मॉर्गेज के फॉर्म में हो सकता है। हां, ये सब हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, हम प्लेज की बात कर रहे हैं। अब आपका इंस्टीट्यूट बेटा एक एग्जाम्पल बनाता है, वो एग्जाम्पल मैं आप लोगों के साथ कवर करता हूं। इसमें क्या था? देयर वाज अ पर्सन ए, और इस पर्सन ए ने एक बिजनेस शुरू किया सिनेमा हॉल्स का। इसने सिनेमा हॉल चलाने का एक बिजनेस शुरू किया, और इस सिनेमा हॉल के लिए बेटा इसको कई सारे इक्विपमेंट्स चाहिए थे, जैसे प्रोजेक्टर्स मूवी रन करने के लिए, म्यूजिक सिस्टम्स बड़े बड़े, हॉल के अंदर लगाने के लिए चेयर्स वगैरह, उसके अलावा और भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो भी चाहिए होंगी, अदर एसेसरीज, जिससे कि एक सिनेमा हॉल रन किया जा सके। दीज आर ये मान के चलिए बेटा महंगी आइटम होती हैं, आप खुद ही देखते हैं, अपने घर में छोटी सी स्क्रीन लाते हैं टीवी की, वो भी अगर अच्छी क्वालिटी की हो तो महंगी होती है, तो वो आप समझेंगे अगर थिएटर के साइज की स्क्रीन लगेगी, प्रोजेक्टर लगेंगे, बड़े बड़े स्पीकर्स लगेंगे अच्छी क्वालिटी के, तो अच्छा खासा इसमें खर्चा होता होगा एक सिनेमा हॉल सेट करने के अंदर। तो ये बैंक के पास गया और इसने बैंक से जाकर इसके लिए लोन मांगा। इसने अपना बिजनेस प्रपोजल बताया कि ऐसे ऐसे मैं सिनेमा हॉल्स शुरू कर रहा हूं बिजनेस, तो इसके अंदर इक्विपमेंट्स लेने के लिए मुझे लोन चाहिए। ना बैंक ने कहा बिल्कुल लोन मिल जाएगा, हम बैठे इसलिए लोन देने के लिए, लेकिन सर इसके लिए ना सिक्योरिटी दे दीजिए, इस लोन के अगेंस्ट आप सिक्योरिटी क्या दोगे? उसने कहा सर सिक्योरिटी तो एज सच मेरे पास कोई नहीं है, तो आप इन्हीं के अगेंस्ट ही मुझे लोन दे दो ना, इनको आप सिक्योरिटी में रखो, और जिस दिन मैं पेमेंट ना करूं आप उतार के ले जाना, जैसे आप गाड़ी के केस में करते हो। आप गाड़ी के अगेंस्ट लोन दे देते हो, गाड़ी की अगर किस्त नहीं मिलती तो आप गाड़ी उठा के बिकवा देते हो, ऐसे इसके अगेंस्ट कर लो। ये जो सिनेमा हॉल्स के अंदर मेरे प्रोजेक्टर्स म्यूजिक सिस्टम्स हैं ये मेरे पास लगे रहेंगे, लेकिन मैं ये बात लिख के दे देता हूं आपको कि अगर मैं लोन की किस्त नहीं भरूंगा तो आप आकर इन्हें फॉरफिट कर लीजिएगा, इनको उतार के ले जाइएगा। अब इंस्टीट्यूट ने सवाल यह पूछा कि क्या ये जो ट्रांजैक्शन की गई है इज दिस अ प्लेज? इंस्टीट्यूट ने सवाल पूछा कि ये ट्रांजैक्शन जो ए और बी के बीच में हुई है क्या हम इसको प्लेज बुला सकते हैं? सर अब प्रॉब्लम तो यह है कि ये प्लेज तो नहीं है सर, ये है तो हाइपोथिकेशन, ये हमें समझ आ रहा है सर, ये है तो हाइपोथिकेशन, लेकिन आपकी बुक में समस्या क्या है बेटा? उसने हाइपोथिकेशन वर्ड इस्तेमाल नहीं किया। उसने क्या बोला? उसने कहा जी ये ट्रांजैक्शन भी प्लेज है। मैंने कहा है ये ट्रांजैक्शन भी प्लेज है, लेकिन इसमें डिलीवरी कहां हुई, इसमें पोसेशन कहां ट्रांसफर हुई? तो उसने कहा जी इसमें डिलीवरी हुई, लेकिन डिलीवरी कैसी हुई? कंस्ट्रक्टिव हुई। मैंने कहा कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हुई, वो कैसे? वो कहते हैं कि जब ए ने ये प्रॉमिस किया बैंक को कि आप इस इक्विपमेंट्स को अगर मैं लोन पे नहीं करता उस समय उतार के ले जाइएगा, उस समय फॉरफिट कर लीजिएगा, तो टेक्निकली उस समय ये पोसेशन जो ए के प्रीमाइसिस में लगे हुए इक्विपमेंट हैं इन पे लीगली पोसेशन किसकी आ गई? बी की आ गई, क्योंकि बी के पास या ये बैंक के पास ये अधिकार आ गया कि वो जैसे ही ए पेमेंट ना करे वो इनको उतार के ले जाता है। और इस तरह की डिलीवरी को भी हम क्या कह सकते हैं? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी कह सकते हैं। इसने इनको एक नाम दिया, इसको एक और नाम दिया जा सकता है, दिस इज नोन एज डिलीवरी बाय अटॉर्नमेंट टू बैंक। ये अटॉर्नमेंट से डिलीवरी हमने पढ़ी थी पहले कहीं, हमने ये वर्ड पढ़ा है डिलीवरी बाय अटॉर्नमेंट, याद है बेटा? ये वर्ड हमने पढ़ा है डिलीवरी बाय अटॉर्नमेंट। सर ये हमने सेल्स ऑफ गुड्स में पढ़ा था, वहां ना कुछ ऐसी कहानी थी, एक पर्सन ए था, इसके कुछ गुड्स ना एक बी गोडाउन में रख के बैठा हुआ था। इस ए ने क्या किया सर? ये गुड्स सी को सेल कर दिए, और सी को क्या बोल दिया कि गुड्स बी के पास पड़े हैं, तुम जाकर बी से उठा लो। और बी को क्या बोल दिया जो मेरे ये गुड्स हैं ये सी को दे देना। और लॉ ने क्या कहा? इसका मतलब गुड्स डिलीवर हो गए। याद आया बेटा ये एग्जाम्पल? हम इसको बोलते थे डिलीवरी बाय अटॉर्नमेंट। सर यहां पर गुड्स पड़े, पहले भी बी के पास थे, अब भी बी के पास पड़े हैं, लेकिन जब बी एग्री कर जाता है कि ये गुड्स बी ने अब ए की जगह सी के लिए होल्ड कर लिए, तो हम ये मानते हैं डिलीवरी हो गई। सर यहां ना 3 पार्टीज थी, तो हमने इसको अटॉर्नमेंट बोला। बेटा आपकी बुक ने बोला ये भी तो अटॉर्नमेंट ही है,
अब ए क्या कह रहा है, ये गुड्स मैं अपने लिए होल्ड करके नहीं बैठा बैंक साहब, आप ऐसा ही मानो आप ही के गुड्स हैं, मेरे पास पड़े हैं, अगर लोन नहीं पे करूंगा तो उठा के ले जाना। यहां पर बी क्या कह रहा था, गुड्स सी के हैं लेकिन बी के पास पड़े हैं, अभी तक मेरे थे अब से सी के हो गए लेकिन पड़े बी के पास थे। लॉ कहता है क्या पता वो ए के पास ही पड़े होते। तो यहां पर कहानी क्या है बेटा, गुड्स ए के थे, अगर ए ओनर है तो ए के पास थे, लेकिन इसने इसके ऊपर बी का अधिकार एक्सेप्ट कर लिया। उसने कहा हां आज से इन गुड्स की पोसेशन आपकी हुई, लीगली आपकी हुई, बस पड़े मेरे पास हैं, जिस दिन आपको लगे कि इनको यहां से उठा के ले जाना चाहिए उस दिन आके उठा के ले जाना। और वो दिन कब आएगा, जब मैं लोन नहीं पैसा नहीं चुकाऊंगा। तो बैंक ने लोन ने आपकी किताब ने इस बार उसको वो क्या बोला, उन्होंने कहा जी ये भी कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी है एंड दिस इज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी बाय वे ऑफ अटॉर्नमेंट टू बैंक। और इसको भी इसलिए हम क्या बुला सकते हैं, प्लेज बुला सकते हैं। सर सीधा सीधा हाइपोथिकेशन बुला देता ना, लेकिन बेटा वो प्लेज टॉपिक पढ़ा रहा था तो उसने हाइपोथिकेशन वर्ड टच नहीं किया। उसने क्या किया, हाइपोथिकेशन वाले एग्जांपल्स को किस कैटेगरी में डाल दिया, इसको कि इसको हम ये कह सकते हैं ये बाय कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी है, और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी किस तरह की है, बाय अटॉर्नमेंट टू बैंक। और इसके लिए बेटा एक लैंडमार्क केस है जो पेपर में आपसे बार बार पूछता है। पहली बार आपको बुक पे ले जाता हूं, अगर आप नोट्स में आएंगे तो इसमें एक केस स्टडी है इसके ऊपर। ये देखिए पेज 21 पे आएंगे अगर आप, तो ये केस स्टडी दी हुई है, मैंने प्रॉपर आंसर भी लिखा है इसका साथ में, देखें जरा इसको। ए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पेपर में पूछता है वो इस क्वेश्चन को। ए द बेलर प्लेजेस सिनेमा प्रोजेक्टर एंड अदर एसेसरीज विद सिने एसोसिएशंस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड द बेली फॉर लोन। ए रिक्वेस्ट द बैंक टू अलाउ द प्लेज गुड्स टू रिमेन इन हिज पोसेशन एंड प्रोमिसेस टू होल्ड द सेम इंटरेस्ट for the bailey and also further promises to hand over the possession of the same to bank whenever demanded. Examining the provisions of Indian Contract Act 1872, decide whether a valid contract of pledge has been made between A the bailor and bank the bailey. क्या इस केस में pledge का हुआ, देखें बेटा एग्जांपल क्या दिया उसने। The problem as asked in the question is based on the provisions of Indian Contract Act as contained in section 149, that is delivery to bailey, या मेरे को साथ में कहा कि pledge के लिए भी सेम लग जाएगी। This section provides that the delivery of goods to the bailey may be made by actual or constructive delivery or by atonement to bank। और बेटा ये atonement to bank कुछ नहीं है, constructive delivery को ही एक तरीका है। In such a case, किस केस की बात कर रहा हूं मैं, atonement to bank की। In such a case there is a change in the legal character of the possession of the goods, दो नॉट इन द एक्चुअल और फिजिकल कस्टडी। तो फिजिकल कस्टडी भले नहीं बदलती है लेकिन लीगल पोसेशन बदल जाती है। दो द बेलर कंटिन्यूज टू बी इन द पोसेशन ऑफ गुड्स, इट इज द पोसेशन ऑफ द बेली। इन द गिवन प्रॉब्लम द डिलीवरी ऑफ गुड्स इज कंस्ट्रक्टिव, दैट इज इट इज अ डिलीवरी बाय अटॉर्नमेंट टू द बेली और द पॉनी, एंड द पोसेशन ऑफ गुड्स बाय ए द बेलर इज कंस्ट्रूड एज, कंस्ट्रूड मतलब एज्यूम किया जाता है, इज कंस्ट्रूड एज possession by the bailey or the pony, that is the bank. A constructive pledge thus comes into existence as soon as the pawner, without actually delivering the goods, promises to deliver them on demand. The transaction was therefore a valid pledge. और बेटा ये केस का नाम आपको याद रखना है। On this point, a decision has been given by Andhra Pradesh High Court in the Bank of Chittoor Limited versus Narasimhulu। केस का नाम क्या है हमारे पास, बैंक ऑफ चित्तूर लिमिटेड वर्सेस नारासिमुलु। तो ये केस लो बेटा जनरली इस तरह से मिलता जुलता है, पूछता है। आज तक जितनी बार पूछा उसने सिनेमा प्रोजेक्टर ही डाला है, हो सकता है उसके अलावा कोई और बिजनेस बना दे, लेकिन वो मोटी मोटी बात यही बोलेगा कि कुछ इक्विपमेंट्स वगैरह खरीदे होंगे जो कि बेलर अपने पास ही रख के बैठा है और बैंक को यह अधिकार दे के बैठा है कि जब बैंक को लोन ना मिले उसको वापस उठा ले। उस केस में भी हम उसको प्लेज बोलेंगे। डिलीवरी किस तरह की बोलेंगे, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी बोलेंगे। चलिए यहां तक हमने बात कंप्लीट करी। नेक्स्ट एक पॉइंट और कवर करना है मुझे आपके साथ इसके अंदर। कई बार क्या होता है बेटा, यहां तो डिलीवरी कंस्ट्रक्टिव दिख रही है, कई बार डिलीवरी दिखती ही नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए एक पर्सन ए है, देयर इज ए पर्सन ए, या इसको और प्रैक्टिकल बनाते हैं, देयर इज ए पर्सन ए और ये बी
एक मार्केट में शॉपिंग करने जाते हैं, ये मार्केट में शॉपिंग करने जाते हैं और एक एक्स शॉप पर जाकर एक जीन्स पसंद कर लेते हैं, एक्स शॉप पर जाकर एक जीन्स पसंद करते हैं और उसकी पेमेंट भी कर देते हैं, खरीदते हैं बेटा, पेमेंट कर देते हैं। और जब ये जीन्स एक्स इनको थैले में डाल के दे रहा होता है कि सर ये ले जाइए, इसने कहा नहीं, इसको भी अपने पास रखिए, मुझे थोड़ा आगे और मार्केट में शॉपिंग करने जाना है, मैं वापसी में ये जीन्स आपसे उठा लूंगा। जल्दी ऐसा होता है सर, ऐसा करते हैं कई बार हम कि कहां हम इसको उठा के आगे मार्केट में घूमते रहेंगे, मैंने ये जीन्स एक्स के पास ही छोड़ दी कि भैया इसको अपने पास ही रखो, मैं वापसी में आपसे उठा लूंगा। क्वेश्चन ये उठा कि क्या ये ट्रांजैक्शन बेलमेंट की ट्रांजैक्शन है? क्या ये एक्स जो गुड्स रख के बैठा है ये बेली के फॉर्म में रख के बैठा है? इज दिस अ ट्रांजैक्शन ऑफ बेलमेंट? क्या हम इसको बेलमेंट की ट्रांजैक्शन बोल सकते हैं? बच्चे कह रहे हैं यस बेटा, लेकिन एक्स तो ओनर है ना गुड्स का, इसके पास तो वो जीन्स पहले से पड़ी थी, अब भी वो जीन्स वहीं पड़ी है, तो ये बेली कैसे हो गया? ये तो ओनर है गुड्स का, डिलीवरी कहां है इस केस में? वेयर इज द डिलीवरी? एक पर्सन जो गुड्स पहले ही रख के बैठा है, एक्स ओनर है गुड्स का, उसको आप बेली बोल रहे हैं। क्या मैं इसको बेली बोल सकता हूं यहां पर? इज दिस बेली? इज एक्स बेली? क्या ये ट्रांजैक्शन बेलमेंट की ट्रांजैक्शन है? और बेटा लॉ कहता है यस, ये ट्रांजैक्शन भी बेलमेंट की ट्रांजैक्शन है, भले ही यहां पर डिलीवरी होती दिख नहीं रही बेटा, लेकिन लीगली डिलीवरी हुई है। वो एक्स जो आज तक उस जीन्स को अपने पास ओनर की तरह रख के बैठा था, उसने उसके ऊपर से ओनर के अधिकार छोड़ दिए हैं और उसको अभी भी अपने पास रख के बैठा हुआ है। किस अधिकार में? बेली के अधिकार में। बेटा ये टेक्निकली वैसे है जैसे मान लीजिए उसने वो थैले में डालकर पकड़ा दी होती एक्स को और एक्स वापस उसको पकड़ा देता कि भैया, सॉरी, उसने थैले में पकड़ा के ए को पकड़ा दी होती और ए उसको वापस पकड़ा देता, भैया इसको थोड़ी देर के लिए रख लो, मैं आके आपसे ले जाता हूं। क्या तब आपको ये बेलमेंट लगती? सर बिल्कुल लगती। उस केस में हम मानते हैं कि ए के गुड्स हैं, ए ने अपने गुड्स सेफ कस्टडी के लिए किसको दे दिए? एक्स को दे दिए। अगर मैं बीच में से ये ट्रांजैक्शन हटा दूं कि सर एक्स ने ये थैला उसको हैंड ओवर किया और ए ने वापस वो थैला उसको हैंड ओवर कर दिया, उसको हटा दूं और बेटा वो वहीं की वहीं खड़ी थी, उसने पेमेंट कर दी, उसने कहा भैया अपने पास ही रखो, मैं 2 घंटे में आके ले जाऊंगा, क्या सिर्फ इतना कहने भर से ये बेलमेंट ना हो गई? या वो थैले वाली गेम खेलनी जरूरी है कि पहले वो ए को डिलीवरी करे और ए वापस उसको थैले में डाल के कहे कि नहीं भैया अपने पास ही रखो, मैं थोड़ी देर में ले जाऊंगा? तब तो आपको बेलमेंट कहने में कोई तकलीफ नहीं आने वाली थी। तब तो आपको लगता कि हां पहले ए के पास पोसेशन आ गई, ए ने फिर उसकी पोसेशन हैंड ओवर कर दी वापस एक्स को। उस केस में आप बोलेंगे कि हां एक्स अब इसको बेली के फॉर्म में रख रहा है। मैं कह रहा हूं ये ट्रांजैक्शन हुई ही नहीं बीच में, एक्स ने सीधा सीधा पेमेंट लिया और इससे पहले वो डिलीवरी कर पाता, ए ने उसको क्या कहा? भैया इसको अपने पास ही रखो। क्या अब जब एक्स इसको अपने पास रख के बैठा है, मैं ये कह सकता हूं एक्स इसको बेली की फॉर्म में रख के बैठा है? द आंसर इज यस। और बेटा इस बात के लिए आपका सेक्शन 148 के नीचे एक एक्सप्लेनेशन लगी हुई है। इस एक्सप्लेनेशन में एक बात क्लियरली इन्होंने मेंशन करी है कि कई बार क्या होता है, डिलीवरी होती ही नहीं है एक्चुअल में, लेकिन फिर भी बेलमेंट जैसी फीलिंग आ जाती है। तो उन्होंने इस बात को क्लियर किया एक्सप्लेनेशन में। अगर आप एक्सप्लेनेशन में आएंगे नीचे, द एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 146 नहीं है बेटा 148 है, इसमें लिखें that the delivery of possession is not necessary where one person already in the possession of goods contracts to hold them as a bailey। और ये इसकी एग्जैक्ट लैंग्वेज है, if a person already in the possession of goods of another contracts to hold them as bailey, he thereby becomes the bailey and the owner becomes the bailer of such goods although they may not have been delivered by way of bailment। तो सर हमारे केस में जो गुड्स का ओनर है ए, वो ऑटोमेटिकली बेलर बन गया और वो पर्सन जो पहले से गुड्स रख के अपने पास बैठा था, वो पहले ओनर के फॉर्म में रख के बैठा था,
अब वो किस फॉर्म में रख के बैठा हुआ है? अब वो बेली के फॉर्म में रख के बैठा हुआ है, भले ही फिर एक्चुअल में डिलीवरी उसको नहीं की गई है। ये बात एक्सप्लेनेशन ने क्लियर करी। सर द एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 148 क्लेरिफाइज दैट द डिलीवरी ऑफ पोसेशन इज नॉट नेसेसरी वेयर वन पर्सन ऑलरेडी इन द पोसेशन ऑफ गुड्स कॉन्ट्रैक्ट्स टू होल्ड देम एज अ बेली। नीचे मैंने कुछ एग्जांपल दे दिए जनरल बेलमेंट के कि क्या क्या होते हैं, मैं भी आपको रीड करा देता हूं। तो इसके साथ बेटा मेरा डिलीवरी वाला पॉइंट पूरा कंप्लीट हो गया। तो हमने बात शुरू करी कि डिलीवरी एक्चुअल हो सकती है, डिलीवरी कंस्ट्रक्टिव हो सकती है। कंस्ट्रक्टिव के बाद मैंने आपको अटॉर्नमेंट वाला वो स्पेशल केस बता दिया, और फिर हमने डिलीवरी के पॉइंट को वहां खत्म किया कि ये कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी कई बार इस हद तक जा सकती है कि आपको डिलीवरी होती दिखाई ही ना दे रही हो, कोई सिंबलिज्म भी ना आ रहा हो बीच में। कभी तो बाकी जगह तो एक सिंबल दिखता है ना, किसने रेलवे रिसीट दी, इसने चाबी दी। कई बार ऐसा होता है वो पर्सन पहले ही गुड्स रख के बैठा था, बस उसकी नेचर कि किस नेचर में वो गुड्स रख के बैठा है वो नेचर बदल जाती है, और उसको भी हम क्या बोलते हैं, वो भी बेलमेंट की हो सकती है। और वहां पर भी डिलीवरी भले एक्चुअली नहीं हो रही है, लेकिन वो वर्ड याद रखिएगा, एनीथिंग इज डन। यहां पर वो बोलना भर कि भैया इसको अपने पास रखिए मैं आके ले जाऊंगा, उससे क्या हुआ, आपने गुड्स की डिलीवरी उसी के पास ही छोड़ दी और वो क्या मान ली गई, बेलमेंट मान ली गई। चलिए विद दिस हमारा ये वाली बात खत्म हुई। अब आते हैं आगे नेक्स्ट बात के ऊपर। इसके अंदर अटॉर्नमेंट वाली बात भी मैंने आपके साथ कंप्लीट करा दी। एक नेक्स्ट टॉपिक और डिस्कस करता हूं इसके अंदर, पोसेशन के बारे में। हमने देखा जी डिलीवरी किसकी होनी चाहिए, पोसेशन की डिलीवरी, यानी कि पोसेशन ट्रांसफर होनी चाहिए। आइए इस पोसेशन वर्ड को थोड़ा अच्छे से समझते हैं। ये पोसेशन ट्रांसफर करने का क्या मतलब होता है। लेट अस से देयर इज ए पर्सन ए और एक सिनेमा हॉल में ये एक मूवी देखने जाते हैं। देयर इज ए पर्सन ए और ये एक सिनेमा हॉल में मूवी देखने जाते हैं। वहां बेटा पार्किंग में अपनी गाड़ी पार्क करते हैं, एक पार्किंग स्लिप लेते हैं जहां पे टाइम लिखा होता है, चाबी अपनी जेब में डालते हैं और 3 घंटे मूवी देखने चले जाते हैं। 3 घंटे बाद आते हैं, बेटा अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हैं, पार्किंग वाले को लगभग 3 घंटे के 60 रुपीज पे करते हैं और अपनी गाड़ी वहां से ले जाते हैं। क्या यह ट्रांजैक्शन बेलमेंट की ट्रांजैक्शन है? इज दिस ट्रांजैक्शन अ ट्रांजैक्शन ऑफ बेलमेंट? सिंपल भाषा में, क्या पार्किंग में गाड़ी खड़ी करना और उसकी पेमेंट कर देना पार्किंग की जगह की, क्या मैं इसको बेलमेंट बोल सकता हूं? क्या यह बेलमेंट है? सोचें बेटा, क्या हम इसको बेलमेंट कह सकते हैं? थोड़ा सा मैं इस एग्जांपल को और बदलता हूं, ठीक है, इसी के साथ में मैं थोड़ा सा एग्जांपल को बदलता हूं। बेटा ये पर्सन ए है, ये मूवी देखने गए, इन्होंने गाड़ी पार्किंग में लगाई, पार्किंग की पार्किंग स्लिप कटवाई, और जैसे ही ये गाड़ी से निकलने लगे इनको ऑफिस से कॉल आ गया। इनको इनके ऑफिस से कॉल आ गया कि एक बड़ा अर्जेंट काम है। बेटा इन्होंने वहीं गाड़ी में बैठे बैठे लैपटॉप खोला, उस काम को करना शुरू किया, और काम करते करते इनको ध्यान ही नहीं रहा कि इनको 2.5-3 घंटे हो गए। 3 घंटे बीत गए, इन्होंने लैपटॉप बंद किया, इन्होंने देखा ओहो मूवी तो खत्म ही हो गई होगी। बेटा इन्होंने गाड़ी वापस घुमाई, इस 3 घंटे यहां खड़े रहने का जो इन्होंने बैठ के अंदर काम किया उसका 60 रुपए किराया दिया वहां का, और ये गाड़ी लेके बाहर चले गए। क्या ये बेलमेंट है? ये पहला एग्जाम्पल है। बेटा ये दूसरा एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल बेलमेंट है, दूसरा एग्जाम्पल बेलमेंट है। क्या दोनों बेलमेंट है? सर दोनों बेलमेंट है। बेटा मुझे एक चीज बता दें, इस गाड़ी के अंदर आप पार्किंग में बैठे हुए थे, गाड़ी आपके पास, चाबी आपके पास, बैठे आप हुए, इसमें डिलीवरी कहां है? वेयर इज द डिलीवरी? क्या दिया आपने पार्किंग वाले को? किस चीज की बेलमेंट हो गई? किस चीज की बेलमेंट है? बेटा आप ये सड़क पे बैठे होते, गाड़ी साइड में लगाते और वहां बैठ के लैपटॉप पे काम कर रहे होते, क्या वो बेलमेंट थी? क्या वो बेलमेंट थी? बेटा मैं गाड़ी चलाता हुआ जा रहा हूं, रास्ते में जो ऑफिस से फोन आ जाता है और मैं गाड़ी साइड में लगा के वहां पर काम करना शुरू कर देता हूं, वो बेलमेंट होती है? नहीं सर, काहे की बेलमेंट? आप सड़क किनारे खड़े हुए और गाड़ी में बैठ के काम कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है।
वही काम बेटा मैंने एक पार्किंग लॉट में जाकर गाड़ी वहां खड़ी करी, गाड़ी वहां खड़े करने के मैंने उसको 20 रुपए घंटे के हिसाब से जगह दी और गाड़ी में बैठ के ही काम करता रहा, वो बेलमेंट हो गई। इज दैट बेलमेंट? क्या मैं ये कह सकता हूं मैंने अपनी गुड्स की पोसेशन बेली को दी है, अगर उसको आप बेली मानते हो तो? क्या मैंने पोसेशन दी है? इस केस में बेटा जब मैं गाड़ी की चाबी भी अपनी जेब में डाल के ले गया, मूवी देखने चला गया, क्या इस केस में मैंने पोसेशन दी है गाड़ी की? यहां पे तो सर फिर भी थोड़ी सी फीलिंग नहीं आती कि पोसेशन दी है, आप उसके अंदर ही बैठे हुए थे। यहां पे चलो मैं कह देता हूं पोसेशन दी है। बेटा लॉ क्या कहता है? ना आपने यहां पोसेशन दी है, ना आपने यहां पोसेशन दी है। आपने दोनों ही केसेस में अभी तक पोसेशन नहीं दी है। इस केस में तो आप खुद ही गाड़ी के अंदर बैठे हुए हो, किस बात की पोसेशन हैंड ओवर कर दी? तो सर फिर मैं उसको 60 रुपए किस बात का दे रहा हूं? बेटा आप उसको 60 रुपए ना उस जगह के टुकड़े का किराया दे रहे हो, वो रेंट है, वो गाड़ी रखने के लिए रेंट है, वो बेलमेंट नहीं है। आपने कभी अपनी गाड़ी की पोसेशन उसको नहीं दी, उसने आपको उस जगह का किराया दिया, उसने वो जगह 20 रुपए घंटे के हिसाब से आपको दी है। उस जगह पर आप गाड़ी खड़ी करके चले जाओ, उस जगह पर आप बैठ के गाड़ी के अंदर बैठ के काम करते रहो, या सर मैं एक पार्किंग में गया, मैंने वहां गाड़ी लगाई, मैंने कहा यहां का किराया क्या? उसने कहा 20 रुपए घंटा। बेटा मैंने गाड़ी किराए में लगाई और मैं उसके अंदर एसी चला के सो गया। सुबह उठा, मेरे पास सोने की जगह नहीं थी, मैंने रात को गाड़ी एसी में पार्किंग में लगाई और वहीं पर सो गया। सवेरे उठकर मैंने कहा कितने घंटे हो गए? उसने कहा 8 घंटे आपने लिया। मैंने कहा ये पकड़ 160 रुपए। कौन होटल में जाके सोए? बेटा मैंने पार्किंग में गाड़ी लगाई और गाड़ी के अंदर पार्किंग में गाड़ी लगा के वहीं सो गया। तो क्या उस केस में बेलमेंट हो गई? आपने गाड़ी उसको दे दी? नहीं सर, आप खुद ही उसके अंदर बैठे हुए थे, सब कुछ खुद था। इस केस में मैं ये तो कह सकता हूं कि ये रेंट की ट्रांजैक्शन है, वो आपसे जगह का किराया ले रहा है, कहीं भी बेलमेंट नहीं हो रही है। अच्छा सर फिर चलो यहां तो हम उसके अंदर सोए पड़े रहे, बैठ के काम करते रहे, यहां तो हम बंद कर चाबी साथ में लगाकर गाड़ी वहीं छोड़ के चले गए ना, क्या हम इसको बेलमेंट बोल सकते हैं? क्या यहां पोसेशन हुई, ट्रांसफर हुई है? लॉ कहता है नहीं, यहां भी पोसेशन ट्रांसफर नहीं हुई, क्योंकि आपके पास गाड़ी की चाबी तो अभी भी आपके पास थी। आपने उस गाड़ी का कंट्रोल दिया ही कहां उस व्यक्ति को? वो अपनी इच्छा से गाड़ी को 1 इंच भी आगे पीछे नहीं कर सकता। इवन खुदा ना खास्ता गाड़ी में आग लग गई या पार्किंग में आग लग गई तो वो गाड़ी को हिला तक नहीं सकता, वो जलते हुए बस देखता रहेगा गाड़ी को कि क्या करूं, ये तो हिल ही नहीं पाएगी। तो काय का कंट्रोल उस व्यक्ति का, आपने काय की पोसेशन दे दी, वो कुछ भी नहीं कर सकता उसके साथ। तो इसको उसने कहा कि हां मैं ये कह सकता हूं आपने उसको कस्टडी दे दी है लेकिन पोसेशन नहीं दी। ओ सर, 2 शब्दों का इस्तेमाल होना शुरू हो गया कि शायद कस्टडी है उसके पास, पोसेशन नहीं है। और आप समझ रहे होंगे बेटा इसमें कस्टडी वर्ड ना उसने एक छोटे सेंस में इस्तेमाल किया है कि चीज कहीं खड़ी हो जाना कस्टडी हो सकती है, लेकिन उस कस्टडी का हमेशा मतलब यह नहीं होता कि पोसेशन है, कि पोसेशन चली गई है। पोसेशन इज समथिंग मोर देन कस्टडी, इट इज कस्टडी प्लस सम एडिशनल राइट्स ओवर इट। कुछ अधिकार दिए जाते हैं सामने वाले को उस गुड्स के ऊपर, तब वो पोसेशन बनती है। यहां तो आपने सिर्फ किराया लिया है, उस जगह का किराया दे रहे हैं और गाड़ी वहां खड़ी करके चाबी जेब में डाल के चले गए हैं। आप अगर 6 घंटे ना आए, 7 घंटे ना आए, 3 दिन ना आए, 10 दिन ना आए, वो कुछ नहीं कर सकता, उस गाड़ी के साथ खड़े हुए देखता रहेगा। और सर फिर एक होता है तीसरा तरीका। सर मैं एक रेस्टोरेंट में गया, स्टाइल से मैंने गाड़ी की चाबी वेले वाले के हाथ में पकड़ाई और अंदर चला गया। वो अपने आप सर गाड़ी के अंदर बैठा, उसने गाड़ी स्टार्ट करी, इधर लगाई उधर लगाई। इस दिन उसका उसने देखा जहां पार्किंग करके आया है वहां पर फिर किसी ने आके कहा कि यहां से हटा लो, उसने गाड़ी वहां से हटाई, एक जगह और बेटा सर मैं अंदर 3 घंटे बैठ के रेस्टोरेंट में खाना खाता रहा, उसने पता नहीं कितनी बार मेरी गाड़ी आगे पीछे करी होगी। क्या मैं इसको बेलमेंट कह सकता हूं? जिसको बेटा आप आम भाषा में वैले पार्किंग बोलते हैं। क्या ये वैले पार्किंग बेलमेंट है? हां सर, ये तो पोसेशन है। इस 3 घंटे में गाड़ी के ऊपर पूरा कंट्रोल, पूरा अधिकार आप उस व्यक्ति को दे आते हैं। आप उसको कस्टडी के साथ साथ ये अधिकार भी दे के आते हैं कि वो गाड़ी आगे पीछे कर रहा है, इधर ले जा रहा है उधर ले जा रहा है, वो पूरा कंट्रोल रख रहा है, पूरा ध्यान रख रहा है उस 3 घंटे में गाड़ी का। सर इस केस में जहां गाड़ी की चाबी आपके पास होती है उसके पास कोई अधिकार नहीं होता। इस केस में हम ये नहीं कह सकते ये बेलमेंट है। और लॉ ने यही डिफरेंशिएट करने की कोशिश करी कि देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन गुड्स की मियर कस्टडी दे देना और पोसेशन दे देना। मियर कस्टडी दे देना भर
और उस गुड्स के ऊपर पूरा कंट्रोल अपने पास रखना इज नॉट बेलमेंट। ये बेलमेंट नहीं है, क्योंकि यहां पोसेशन की ट्रांसफर नहीं हुई, यहां डिलीवरी हुई नहीं कभी गुड्स की। हां, जब आप डिलीवरी की बात करते हैं तो आप पोसेशन देने की बात करते हैं, और पोसेशन जनरली बेटा कस्टडी से एक लार्जर वर्ड होता है, जहां पर हम ये कह सकते हैं कि पोसेशन में कस्टडी के साथ साथ कुछ और अधिकार दिए जाते हैं, जैसे मैंने आपको यहां का एग्जांपल दिया। तो दिस कैन बी कंसीडर्ड एज बेलमेंट, इसको हम बेलमेंट बोल सकते हैं। इसी एग्जांपल को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए बेटा एक पर्सन ए है, ये एक बैंक में जाते हैं और एक लॉकर लेते हैं बैंक के अंदर, और बैंक के लॉकर के अंदर अपनी ज्वेलरी रखाते हैं। बैंक के लॉकर के अंदर अपनी ज्वेलरी रखाते हैं। क्या यह ट्रांजैक्शन बेलमेंट की ट्रांजैक्शन है? इज दिस ट्रांजैक्शन ए ट्रांजैक्शन ऑफ बेलमेंट? क्या बैंक के लॉकर के अंदर ज्वेलरी रख के आना, क्या यह बेलमेंट की ट्रांजैक्शन है? नहीं सर, बेलमेंट नहीं है। क्यों भाई, बेलमेंट क्यों नहीं है? आपने एक लॉकर लिया, उसके अंदर जाकर आप बैंक के पास सामान रख के आ रहे हैं, यहां पर ये बेलमेंट क्यों नहीं है? सर यहां भी वही समस्या है, यहां कस्टडी जाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन पोसेशन जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। सर उस लॉकर के ऊपर पूरा कंट्रोल मेरा होता है। उस लॉकर के अंदर क्या रखा हुआ है आपको मालूम है? बैंक को यह तक नहीं पता होता। बैंक कभी नहीं पूछता लॉकर में क्या रखा है। कभी लॉकर ऑपरेट किया करते हुए देखा है बेटा? बैंक वाले आते हैं, एक चाबी होती है उनके पास, एक चाबी आपके पास होती है, वो चाबी घुमाते हैं, आप अपनी चाबी लगाते हो और वो बैंक वाला बाहर चला जाता है। जनरली लोग बैंक वाले के सामने खोलते भी नहीं है लॉकर, वो ना वो कभी वहां खड़े होते हैं, वो अपनी चाबी घुमाते हैं, आप अपनी चाबी लगाना शुरू करते हैं, वो चला जाता है बैंक वाला। और जब आपको वापस बंद करना होता है, आप अपने से बंद करके चले जाते हो, आपकी चाबी से बंद हो जाता है, यानी कि खोलने के लिए उनको भी साथ चलना पड़ता है। तो वो जाते हैं, बस अपनी चाबी लगाते हैं वहां पर, आपके पास एक की होती है, वो अपने आप खोल भी नहीं सकते उसको, और उसके अंदर क्या पड़ा है ये भी नहीं पता होता। तो सर फिर काहे की बेलमेंट? ये कैसी बेलमेंट है जहां बिल्ली को यही नहीं पता मेरे पास क्या पड़ा है? ऐसे थोड़ी ना हो सकता है। तो इस केस में क्या हुआ, इसको भी हम क्या बोलते हैं? सर ये बेलमेंट नहीं है, बिकॉज यहां अगेन पोसेशन का ट्रांसफर नहीं है। सो सर फिर हम जो लॉकर के पैसे दे के आते हैं, कभी आपने उस वर्ड को नोट किया? क्या बोलते हैं उन पैसों को जब लॉकर के चार्जेस दे के आते हैं? उनके लिए वर्ड यूज किया जाता है लॉकर का रेंट पे किया। कभी वर्ड सुनेंगे बेटा एग्जैक्टली बैंक क्या वर्ड इस्तेमाल कर रहा होता है? लॉकर का रेंट पे किया। आप समझ रहे हैं रेंट का मतलब क्या हो गया? सर वो हमसे ना उस छोटे से लॉकर का किराया लेते हैं, जैसे पार्किंग वाला ना हमसे उस जगह का किराया लेता है। आप वहां बैठ के जो मर्जी करो, वहां गाड़ी में बैठे रहो, गाड़ी को साइड रख के खुद जमीन पे बैठ जाओ, कुर्सी वहां पे बिठा के चादर बिछा के, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है भैया मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे घंटे के हिसाब से पेमेंट करते रहना। तो आप जाइए पार्किंग के अंदर गाड़ी लगाइए, वहीं बैठ के अंदर खाना खाते रहिए, वहीं बैठ के अंदर मूवी देखते रहिए। आपको लगता है पार्किंग वाला निकालने आ जाएगा आपको? उसको क्या पड़ी है? उसको बेटा उसने रेंट लिया है, वो जगह का रेंट लेता है। ऐसी बैंक के लॉकर वाले हैं, उनको आप खाली रखो, उसके अंदर आप सोना रखो, उसके अंदर आप कागजात रखो, उसके अंदर आप कुछ रखो, उनको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो कभी बेलमेंट एक्सेप्ट ही नहीं करते। वो क्या कहते हैं, हमने तो जगह का किराया लिया, जो मर्जी रखते रहो भैया, इसके अंदर कोई हमें लेना देना नहीं। तो दिस इज ऑल्सो नॉट ए ट्रांजेक्शन ऑफ बेलमेंट, बिकॉज यहां पर अगेन पोसेशन पास ऑन होने की कमी है। यहां गुड्स की पोसेशन पास ऑन नहीं हुई। अब बेटा उन्होंने पोसेशन और कस्टडी को ना डिफाइन नहीं किया, और कायदे से पोसेशन और कस्टडी ना डिफाइन हो भी नहीं पाएंगी, बिकॉज पोसेशन और कस्टडी की कोई लीगल डेफिनेशन नहीं है। पोसेशन और कस्टडी आप सिर्फ एग्जांपल्स के थ्रू समझ सकते हैं। आपको यह बात रियलाइज होनी शुरू हो जाएगी कि हां सर कुछ जगहों पर ना पोसेशन से थोड़ा कम अधिकार होता है, और उसको हम क्या बोलते हैं कि शायद कस्टडी तो है इसके पास। मेरा बेटा लॉकर में पड़े हुए सामान पे शायद बैंक की कस्टडी तो है, लेकिन उसके ऊपर उनकी पोसेशन नहीं है, क्योंकि शायद उनके पास अधिकार नहीं है, शायद वो अपने आप खोल के नहीं देख सकते, शायद वो ये जानते तक भी नहीं है कि अंदर क्या पड़ा है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि वो कस्टडी रख के बैठे हैं, लेकिन वो पोसेशन रख के उसके ऊपर नहीं बैठे हुए हैं। अच्छा नेक्स्ट हम बात करें, मान लीजिए बेटा एक पर्सन ए है और ये एक बैंक में जाकर एक सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं। एक बैंक में जाकर एक सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं और उस सेविंग अकाउंट के अंदर कुछ कैश डिपॉजिट करते हैं। उस सेविंग अकाउंट के अंदर कुछ कैश डिपॉजिट करते हैं।
सर हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हजार्ड टू कीप ऑन, सिंपल भाषा में पूछ रहा है यार, बैंक के लॉकर में आग लग जाए तो क्या होता है, क्या बैंक जिम्मेवारी उठाता है बेटा उसकी? मान लीजिए आपका बैंक में एक लॉकर है, वहां पानी भर जाता है, वहां शॉर्ट सर्किट हो जाता है, वहां आग लग जाती है, इनफैक्ट वहां चोरी भी हो जाती है, क्या बैंक जिम्मेवारी उठाता है? क्या बैंक में लॉकर में रखे हुए सामान की बैंक जिम्मेवारी उठाता है? जरा आप जनरल नॉलेज चेक करें बेटा। मैं बैंक के अंदर लॉकर के अंदर अपनी मान लीजिए 50 लाख की ज्वेलरी रखाया, चोरी हो गई, बैंक को सूट फाइल कर सकता हूं? क्या मैं बैंक के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता हूं? बेटा ये बात अपने पेरेंट्स से ही पूछिएगा, सबने लॉकर खुलवा रखे हैं, क्या बैंक जिम्मेवारी उठाता है लॉकर की कि वहां से चोरी नहीं होगी, वहां पानी नहीं भरेगा, वहां बारिश के अंदर मान लो बेटा अंडरग्राउंड था, पानी भर गया, सारा लॉकर के ऊपर 6-6 फुट पानी भरा हुआ है, क्या कर लोगे? क्या बैंक के अगेंस्ट सूट फाइल कर लोगे? द आंसर इज नो। क्योंकि बैंक पता है क्या बोलेगा, मुझे क्या पता इसके अंदर सोना पड़ा था, मुझे क्या पता इसके अंदर पैसे पड़े थे, मैंने तो कभी देखा ही नहीं, मैंने तो आपको जगह दी थी, उस जगह पे नुकसान हो गया, मैं थोड़े ना जिम्मेवार हूं। बेटा बैंक और अपने एग्रीमेंट में भी लिखता है हम किसी चीज के लिए जिम्मेवार नहीं है। सेम हालत बेटा पार्किंग वालों की होती है। आप जब पार्किंग में गाड़ी रख के खड़ी जाते हैं ना, वो गाड़ी अगर वहां से चोरी हो जाए ना, पार्किंग वाला जिम्मेवार नहीं होता है, क्योंकि कभी भी ट्रांजैक्शन बेलमेंट की ट्रांजैक्शन थी ही नहीं, वो ट्रांजैक्शन रेंट की ट्रांजैक्शन थी। आपने एक जगह किराए पे ली थी और वहां पर उसने गाड़ी खड़ी करने कहा था, उसने कभी उस जगह पे सेफ्टी की जिम्मेवारी नहीं ली थी। अगर वो सेफ्टी की जिम्मेवारी लेता ना, वो गाड़ी के ऊपर पोसेशन लेता, वो गाड़ी की चाबी भी अपनी जेब में रखता कि सर मेरी जिम्मेवारी, मैं बैठा हूं 3 घंटे यहां, कुछ नहीं होगा आपकी गाड़ी को, लाओ चाबी दो, तब वो बेलमेंट है, तब आप उसको जिम्मेवार ठहरा सकते हैं। अगर आप गाड़ी खड़ी करके चाबी अपने साथ लेके चले गए, फिर नहीं हो सकता बेटा कुछ भी, फिर कोई जिम्मेवारी नहीं है उस केस में, क्योंकि वो पोसेशन ट्रांसफर हुई ही नहीं, वो बेलमेंट कभी बनी ही नहीं। यानी कि सर बेलमेंट की ट्रांजैक्शन में तो बेली जिम्मेवार है, लेकिन पहले बेलमेंट की ट्रांजैक्शन तो बनाइए। अगर बेलमेंट तक आप उसको ना पहुंचा पाए तो फिर बेली वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप उसके ऊपर नहीं लगा पाएंगे। अच्छा, हम इस एग्जांपल पे क्या बात कर रहे थे कि सर अगर एक सेविंग अकाउंट के अंदर कैश डिपॉजिट किया जाए तो क्या इसको बेलमेंट बोला जाता है? क्या सेविंग अकाउंट के अंदर पैसा जमा कराना बेलमेंट होता है? क्या सेविंग अकाउंट के अंदर पैसा जमा कराना बेलमेंट होता है? बेटा नो वाले भी कारण बता दें, यस वाले तो वैसे जिंदगी में कभी कारण नहीं बताते, उनका तो सीधा सीधा सा फंडा कहता है यस, जान छोड़ो, अपने आप पता करता रहेगा टीचर क्या आएगा यस। बेटा मैं अगर जो चेक कर पा रहा हूं 70% बच्चा बोल रहा है यस, 30% बच्चा है जो आगे ये कह रहा है मुझे कि नहीं ये सर वो नहीं है, बेलमेंट नहीं है। क्यों नहीं है बेटा सेविंग अकाउंट में कैश जमा कराना या पैसा जमा कराना? वाई इज इट नॉट अ बेलमेंट? एक बच्चा कह रहा है कि सर उनके पास पोसेशन है, उनको पता है कितने पैसे हैं, ठीक है जी। एक बच्चे ने कहा जी बैंक मनी को यूज करके लोन देता है, बहुत अच्छी बात है। एक कह रहा है जी एटीएम का पासवर्ड नहीं होता बैंक के पास, वो एटीएम तक पहुंच गया आगे। बेटा एक बच्चे ने उससे पहले एक बात पकड़ ली, उसने कहा जो डाल के आ रहे हो पहले ये तो चेक कर लो वो गुड्स हैं। नलायकों, तुम लोग इंटर तक पहुंच गए, तुम लोगों को सारे प्रोविजन इकट्ठे अभी तक ये करने नहीं आए कि मैं अगर एक प्रोविजन को पकड़ूं तो पहले दूसरा भी साथ में लगा लूं। एक चीज पकड़ते हो तो दूसरी छोड़ देते हो, दूसरी पकड़ते हो तो तीसरी छोड़ देते हो। सिर्फ 4 बातें हैं बेटा इसकी डेफिनेशन के अंदर, आपसे वो 4 बातें नहीं लगाई जा रही। हालत देख रहे हो अपनी, सिर्फ 4 बातें उसके अंदर हैं, फिर भी आप उसको भूल जाते हो। बच्चा अब इस बात पर लगा हुआ है कि एटीएम का पासवर्ड नहीं है उसके पास। अरे एटीएम को थोड़ी देर साइड रख दो, पहले ये तो देखो दे के क्या आए हो बैंक को। आप बैंक के अंदर मनी डाल के आ रहे हो, मनी गुड्स होती है? नहीं सर, इतना तो हम सोचते ही नहीं। फिर इंस्टीट्यूट में हम कहते हैं कि पेपर बड़े मुश्किल आते हैं, बड़े मुश्किल बेटा कुछ नहीं आते हैं।
आप लोग चार चीजें इकट्ठी जब पढ़ते हैं तो उसमें से एक को लगाते हैं, तीन को भूल जाते हैं। बस यही समस्या है जीवन में, और यही समस्या आगे आपको सीए के लाइफ में परेशान करेगी, क्योंकि वहां पर कई चीजें इकट्ठी लगानी पड़ती हैं। आपको टैक्स का भी ध्यान रखना पड़ता है, लॉ का भी ध्यान रखना पड़ता है, उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का भी ध्यान रखना पड़ता है। हमसे तो एक सब्जेक्ट में, एक चैप्टर की एक डेफिनेशन के 4 पॉइंट में से 3 पॉइंट में से अगर हम एक पॉइंट में, एक जगह 2 पॉइंट लगने हो तो हम 1 पॉइंट भूल जाता है। और हम सोच क्या रहे हैं कि सर हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे और अपने क्लाइंट को एडवाइस दे देंगे कि इसके अंदर टैक्स की इंप्लीकेशन ये होगी, लॉ की इंप्लीकेशन ये होगी, इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी। बेटा वो तो सब्जेक्ट अलग अलग हो जाएंगे, यहां तो हालात देखो क्या हो गए। तो इसके अंदर से प्रॉब्लम क्या आएगी, सर जो ये कैश है, ये जो मनी हम डिपॉजिट करके आ रहे हैं, पहले इसको तो डिसाइड कर लो, ये गुड्स ही नहीं है। तो जब ये गुड्स ही नहीं है तो उसके बाद सर फिर बेलमेंट का तो सवाल ही नहीं उठता। तो सर इसका मतलब बैंक में जाकर पैसा जमा कराना बेलमेंट इसलिए नहीं है क्योंकि जो चीज आप दे के आ रहे हैं सर वो मनी की डेफिनेशन, वो गुड्स की डेफिनेशन में से लिख के बाहर की गई है कि मनी क्या होती है, वो गुड्स नहीं होते हैं। इसलिए इन दिस केस इसको हम नहीं मान सकते। लेकिन बेटा इंटर का पेपर है, मान लीजिए वो आपसे नीचे पूछ ले, एज्यूम कर लीजिए कि मनी गुड्स है। अगर आपको सेल्स ऑफ गुड्स की डेफिनेशन ना आती होती, बेटा आधी दुनिया तो बाहर मनी को गुड्स ही मानती है, वो कहता है 1 मिनट के लिए आप भी मान लो कि मनी गुड्स होती है। अब बताओ जरा ये बेलमेंट है कि नहीं है। अब जरा मैं आगे की बात सुनूं, वो बच्चे के जो अजीब अजीब से लॉजिक आ रहे थे कि अगर मनी गुड्स है, हम एक बार के लिए मान लें, क्या इसको अब बेलमेंट बोल सकते हैं? हाँ जी बेटा बोले इसको बेलमेंट। डेफिनेशन लगा लो बेटा, सोच लो, फिर कभी कहो कि नहीं सर फिर हम ये पॉइंट भूल गए, वो पॉइंट भूल गए। अभी भी सोच लो, सोचना पड़ेगा बेटा। इंटर का एग्जाम है, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि सीधी सीधी बात पूछ लेगा, वो चीज को अप्लाई कराएगा। डेफिनेशन याद करना कोई अचीवमेंट नहीं है यहां पर, उस डेफिनेशन को याद करके अप्लाई कर पाना आना चाहिए। याद करने से क्या हो जाएगा, कल से एक ही डेफिनेशन पे लगे हुए आप देख पा रहे हैं, 1.5 क्लास हो गई है, 148 नहीं टप रहा हमारा। हाँ जी है बेलमेंट। बच्चों ने कहा बेटा यूनैनिमसली यस, सबने कहा। कोई एक तो मिल जाओ यार नो बोलने वाला, मैं भी कहूंगी चलो सारे नालायक नहीं है क्लास में। कोई एक तो हीरा रतन मेरे पास आ जाओ जो बोल दे नहीं। तो एक बच्चे ने कहा नहीं सर, यहां पर जो गुड्स रिटर्न होंगे ना वो सेम नहीं होंगे। क्यों बेटा, पैसे देंगे, पैसे ही तो वापस मिलेंगे। मनी दी थी, मनी देगा बैंक वापस जब विड्रॉ करोगे, सेम गुड्स नहीं होंगे वो। बताओ बेटा, एक बच्चा आर्गुमेंट उठा रहा है, वो कह रहा है जी हम बैंक में पैसा जमा करा के आए थे, मान लो मैं 2 लाख रुपए जमा करा के आया, उसके बाद सर जब मैंने उससे वापस पैसे मांगे, मान लीजिए मैंने सिंपल भाषा में ही कह देता हूं, मैंने 2 लाख ही निकलवा लिया अगले दिन, क्या मुझे वो सेम गुड्स वापस नहीं कर रहा? नहीं सर सेम नहीं होंगे, ऑल्टर्ड फॉर्म होएगी। कोई बात नहीं बेटा, ऑल्टर्ड फॉर्म हो जाएगी, ऑल्टर्ड फॉर्म हो जाएगी। मान लो आप 2-2 हजार के नोट दे के आए थे, उसने आपको 500-500 के नोट वापस कर दिए, फर्क पड़ता है, ऑल्टर्ड फॉर्म ही तो है। 2000 के नोट को वापस कर 500-500 के फॉर्म में कर दूं तो भैया ऑल्टर्ड ही तो होती है, ऑल्टर्ड नहीं होती है। बताओ, आप बताओ, आपको समझ आना चाहिए। मतलब इसलिए मैं चाहता हूं आप खुद सोचें, मेरे बताने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं ये बताऊंगा इंस्टीट्यूट कुछ ना और पूछेगा पेपर के अंदर, दिमाग खपाएगा वो आपका। ऑल्टर्ड फॉर्म नहीं होती क्या दोस्त, 2000 के नोट को 500 में वापस करना? इज दिस ऑल्टर्ड फॉर्म? नोट के बदले बेटा दूसरा नोट दे देना ऑल्टर्ड फॉर्म होती है कि नहीं, सीधा सा सवाल है, हाँ या ना। फिर हम इस वाले आर्गुमेंट को क्लोज करें ना बच्चे के कि सेम गुड्स वापस नहीं होते, कि सर नोट के बदले नोट वापस करना ऑल्टर्ड फॉर्म होती है। बच्चे ने कहा बिल्कुल सही सर, इसमें ये ऑल्टर्ड फॉर्म है, ये वाला आर्गुमेंट बिल्कुल खराब आर्गुमेंट है कि सेम गुड्स वापस नहीं हो रहे। हाँ बेटा, वो कहां गया बच्चा जो कह रहा था कि सर नहीं
नोट अलग अलग है। बेटा वो बच्चे को मैं देखना चाहता हूं वो बच्चा क्या आर्गुमेंट उठाता है। बेटा सब लोगों ने तुम्हारा आर्गुमेंट रिजेक्ट कर दिया। उसने कहा नहीं, सेम गुड्स ही तो वापस होते हैं। अगर आप मनी दे के आते हो तो मनी वापस होती है, काहे के गुड्स बदल गए? नालायक सारे के सारे। बेटा कहां से गुड्स वापस सेम होते हैं? दीज आर नॉट द सेम गुड्स विच आर बीइंग रिटर्न्ड। उस बेचारे का बिना मतलब में आपने कॉन्फिडेंस गिरा दिया उस बच्चे का। उसको लगा मैंने क्या जवाब दे दिया, सारे के सारे मेरे पीछे पड़ गए। सही कह रहा है वो बच्चा। वो कह रहा है जी गुड्स वापस जो किए जा रहे हैं वो गुड्स सेम नहीं है। अगर आप बेटा 2-2 हजार के नोट दे के आए हो और आप 1 मिनट बाद भी उनसे पैसे मांगोगे ना, वो सेम नोट वापस नहीं करेगा आपको, वो आपको अलग नोट वापस करेगा। तो सर क्या हो गया, 2000 के बदले वो दूसरे 2000 का नोट दे देगा। बेटा फिर जब वो आपका दोस्त आपकी इनोवा लेके गया था और आर्टिका वापस कर गया था, तब क्या इश्यू हो गया था आप लोगों को? तब क्यों तकलीफ हुई थी आपको? तब भी तो गाड़ी के बदले गाड़ी ही मिली थी। तब भी तो आपको गाड़ी के बदले गाड़ी मिली थी, तब क्यों नहीं तकलीफ हुई? आज जब आपको 2000 के नोट के बदले 500 का नोट मिल रहा है, आप कह रहे हो सेम है सर। बच्चा कह रहे सर इनोवा महंगी होती है। बेटा मैं तुम्हारी इनोवा ले जाता हूं, उसके बदले दूसरा इनोवा ले जाऊंगा, बेलमेंट होती है वो। बच्चे का आर्गुमेंट सुनो, वो कह रहा है जी आर्टिका महंगी होती है, इनोवा महंगी होती है इसलिए मैंने लूंगा। मैं तुम्हारी ले जाऊं अपनी दे जाऊं, रख लोगे? इज दैट बेलमेंट? ये है बेलमेंट का ऑल्टर्ड फॉर्म। बट सर अगर किसी ने 500 डिपॉजिट किया और वही 500 मिल गया तो बेलमेंट होगा? बेटा उसको तुक्का कहते हैं। बैंक ने कभी ये नहीं बोला था सेम नोट वापस करूंगा। पहली बात तो ये कभी होगा नहीं, जीवन के इतिहास में कभी देख लीजिएगा ऐसा नहीं होता। और अगर तुम्हारे साथ तुक्के में हो भी गया कि तुम 500 रुपए दे के आए थे और पता नहीं तुम्हारे साथ कोई एक लॉटरी लगी कि तुम अगले दिन लेने गए वही 500 का नोट वापस आ गया, तो क्या वो बेलमेंट थी? क्या मैं कह दूं तब वो बेलमेंट थी? नहीं सर, वो तब भी बेलमेंट नहीं थी, बिकॉज देयर वाज नेवर अ प्रॉमिस टू रिटर्न बैक द सेम गुड्स। कभी प्रॉमिस था ही नहीं कि सेम गुड्स वापस किए जाएंगे, तो हम इसलिए नहीं कह सकते यहां पर कि ये बेलमेंट है। और इनफैक्ट वो यहां तक कभी जाएगा नहीं कि मैं एज्यूम कर लो मनी गुड्स है, वो तो यहीं पर ही रुक जाता है कि अगर आप पैसा डिपॉजिट करा के आते हो बैंक के अंदर तो क्या वो बेलमेंट होती है? क्योंकि आधे बच्चे तो इसको भी हां बोल रहे थे और वहां भी पेपर के अंदर आधे बच्चे इसको हां ही बोल रहे होते हैं, क्योंकि वो अलग ही टेंजेंट पे चल रही होती है, वो पोसेशन कस्टडी उनमें खेले चले जा रहे होते हैं। उनको ये नहीं समझ आ रहा होता कि पहले इसको ये देखें कि गुड्स है कि नहीं। वो तो एक बहुत मुश्किल सवाल मैंने आपसे आगे पूछ लिया कि सर अगर इसको गुड्स को उसको मनी को गुड्स मान भी लिया जाए 1 मिनट के लिए तो क्या ये बेलमेंट होगी? द आंसर इज स्टिल नो। लेकिन यहां तक पहुंचेगा ही नहीं इंस्टीट्यूट मोस्ट प्रोबेबली, वो आपके से पहले ही रुक जाएगा कि सिंपल भाषा में अगर आप बैंक में पैसा जमा करा के आते हो क्या वो बेलमेंट होती है? द आंसर इज नो, उसको बेलमेंट नहीं बोला जाता। चलिए लास्ट बात जो हमारे पास आती है दैट इज द पॉइंट रिगार्डिंग कंसिडरेशन। पोसेशन कस्टडी वाली कहानियां भी निपटा ली, अब आती है आखिरी कहानी, कंसिडरेशन। क्या बेलमेंट में हमेशा कंसिडरेशन होती है? एक पर्सन ए है, इसने बेटा अपनी गाड़ी मिस्टर बी को लेंड कर दी। इसने अपनी कार मिस्टर बी को फ्रेंड को लेंड कर दी। हमने थोड़ी देर पहले इसका जवाब दिया था कि सर ये बेलमेंट है। बेटा ऐसा करने से ए को क्या मिल गया? ऐसा करने से ए को क्या मिल गया जीवन में? सर बस दोस्ती बनी रहेगी और क्या रहे मिल गया? मिलना मिलाना क्या था इसके अंदर? मजबूरी है सर, दोस्त बनाते हैं तो दोस्त ऐसी हरकतें करते हैं, देना पड़ता है कई बार उनको सामान। कुछ ना मिला आपको लेकिन आपने फिर भी बेलमेंट बोला। इसका मतलब क्या हमारा बेलमेंट कंसिडरेशन को रिक्वायर नहीं करता? क्या बिना कंसिडरेशन के भी बेलमेंट होती है? क्या बिना कंसिडरेशन के लिए भी बेलमेंट होती है? एग्जांपल तो वैसे मैंने आपके सामने ही खड़ा कर दिया है, ऐसी और दे देते हैं। बेटा ये एक पर्सन ए था, इसने अपने गुड्स बी के पास सेफ कस्टडी के रखवा लिए। आपका एक फ्रेंड आया, उसने कहा यार मेरे घर ना कुछ गोल्ड पड़ा है, प्लीज अपने घर रख ले। आपने रखवा लिया, पैसे लोगे उसके बदले? इससे पैसे लोगे? नहीं सर, ये भी क्या है? बेलमेंट है, लेकिन कोई कंसिडरेशन नहीं है। लेकिन सर कई बार होती भी है। ये मिस्टर ए ने बेटा गाड़ी अपने दोस्त से, बी ने अपनी गाड़ी एक दोस्त से नहीं ली, उसने एक कंपनी है मार्केट में जूम कार कर कर, वो किराए पर गाड़ियां देती है, उसने वहां से गाड़ी ली हायर पर। इसने गाड़ी ली हायर पर, क्या ये बेलमेंट है? क्या जूम कार से गाड़ी ले लेना किराए पर ये बेलमेंट है? यस सर, ये भी बेलमेंट है। लेकिन क्या यहां दोनों साइड से कंसिडरेशन दिख रही है?
क्या ये दोनों साइड से आपको कंसिडरेशन दिखती है? सर यहां कंसिडरेशन दिख भी रही है। सर मैं टेलर को कपड़ा देके आया था, उसने मुझसे स्टिचिंग चार्जेस लिए थे, सूट बना के दिया था, वहां भी कंसिडरेशन दिख रही थी। कुछ जगह पे कंसिडरेशन नहीं दिखती, इसलिए बोला जाता है कि बेटा जो बेलमेंट होती है ये ब्रॉडली दो कैटेगरी की डाली जा सकती है, बेलमेंट बेस्ड ऑन या टाइप्स ऑफ बेलमेंट बेस्ड ऑन रिवॉर्ड। बेलमेंट को हम क्लासिफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन रिवॉर्ड, और ये दो कैटेगरी में डाली जा सकती है। इट कैन ईदर बी अ ग्रेचुटोस बेलमेंट, it can either be a gratuitous bailment or it can be a non gratuitous bailment। ये ग्रेचुटोस वर्ड आपको याद हो तो हमने फाउंडेशन लेवल पर भी पढ़ा था, जहां पर बिना कंसिडरेशन के काम हो रहा होता है, हमने उनको नाम दिया था ग्रेचुटोस प्रोमिसेस, ग्रेचुटोस एग्रीमेंट्स। तो यहां भी हम सेम वर्ड यूज कर रहे हैं। बेलमेंट क्या होती हैं? दो तरह की होती हैं। इट कैन ईदर बी अ ग्रेचुटोस बेलमेंट और इट कैन बी अ नॉन ग्रेचुटोस बेलमेंट। अब ग्रेचुटोस बेलमेंट क्या होती है? ऑब्वियसली सर जहां ना म्यूचुअल बेनिफिट के लिए काम नहीं हो रहा होता, दोनों साइड से कंसिडरेशन फ्लो नहीं कर रही होती, इसमें सिर्फ एक पार्टी को बेनिफिट हो रहा होता है, यानी कि इट इज फॉर द एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ अ पार्टी। अब ये पार्टी बेटा जिसको बेनिफिट हो रहा होता है ग्रेचुटोस बेलमेंट में, वो कौन होता है? वो बेलर होता है या बेली होता है? ग्रेचुटोस बेलमेंट में जिस पार्टी को फायदा पहुंच रहा होता है, आपको ये समझ आ रहा है ग्रेचुटोस बेलमेंट में केवल एक ही पार्टी को बेनिफिट पहुंच रहा होता है, वो पार्टी कौन सी होती है? वो बेलर होती है या वो बेली होती है? हां जी बेटा, बेलर को फायदा पहुंचता है कि बेली को फायदा पहुंचता है? बच्चा कह रहा है सर बेलर को फायदा पहुंचता है। बेलर को पहुंचता है, बेली को नहीं पहुंच सकता। क्या ग्रेचुटोस बेलमेंट बेली के बेनिफिट के लिए नहीं होती? लो बेटा दूसरे सेट ऑफ बच्चे आ गए, वो कहते हैं बेली के लिए हो सकता है। अब एक फिर तीसरी जनरेशन निकल के आई, वो कह रहा है सर किसी को भी हो सकता है, बेलर को भी हो सकता है, बेली को भी हो सकता है। सोचो बेटा, अपने दिमाग में खुद एग्जांपल्स जनरेट करें। क्या ग्रेचुटोस बेलमेंट बेलर के बेनिफिट के लिए होता है या ग्रेचुटोस बेलमेंट बेली के बेनिफिट के लिए होता है? बट इसका करेक्ट आंसर यह है कि सर ये दोनों में से किसी के बेनिफिट के लिए भी हो सकता है। ऐसे भी केसेस हो सकते हैं जहां केवल बेलर को बेनिफिट हो रहा हो, ऐसे भी केसेस हो सकते हैं जहां केवल बेली को हो रहा हो, लेकिन हो किसी एक को रहा ही होगा, तभी वो ग्रेचुटोस है। सिर्फ बेलर को वाले में हम एग्जांपल ले लेते हैं, सेफ कस्टडी। आप अपने गुड्स सामने वाले के पास रख के चले गए सेफ कस्टडी के लिए, आपके बेनिफिट के लिए हो रहा है, आपको बेनिफिट मिल रहा है कि आपको सेफ कस्टडी की सर्विस मिल रही है एक तरह से। सामने वाले को क्या मिल रहा है? कुछ नहीं। सर यहां पर बेलर का फायदा है। सर मैंने अपनी गाड़ी अपने फ्रेंड को लेंड कर दी, मैं बेलर हूं, वो बेली है, फायदा किसका हो रहा है? सर बेली का हो रहा है। तो इवन ग्रेचुटोस बेलमेंट में भी फर्दर दो तरह की कैटेगरी बन सकती है। इसमें एक बात कॉमन है, इट कैन बी फॉर द बेनिफिट ऑफ ईदर वन ऑफ द पार्टीज, और ये वन ऑफ द पार्टीज कोई भी हो सकती है। इट कैन बी फॉर द एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेलर, it can be for exclusive benefit of baler, या it can be for the exclusive benefit of bailey। it can be for exclusive benefit of baler या it can be for the exclusive benefit of bailey। दोनों के एग्जांपल भी दे देते हैं। बेलर के लिए सर सेफ कस्टडी एग्जांपल हो सकता है, बेली के केस में सर थिंग्स को बोरो करना, यहां हम कह सकते हैं कि हां यह सिर्फ एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेली के लिए होता है। और नॉन ग्रेचुटोस बेलमेंट की बात करें तो सर नॉन ग्रेचुटोस ऑफ बेलमेंट में इट इज फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ, इट इज फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट हो। सर ऐसा नहीं हो सकता दोनों को बेनिफिट हो, बताओ बेटा बच्चे को। वो कह रहा है सर ऐसा नहीं हो सकता दोनों को बेनिफिट हो, तो बेटा फिर वो यहां आएगा हमेशा, वो हमेशा नॉन ग्रेचुटोस बेलमेंट होगी, फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ बेलर एंड बेली। अब इसमें म्यूचुअल बेनिफिट क्या होता है कि सर एक पर्सन को गुड्स मिल रहे होते हैं, सामने वाले को ना उसके बदले पैसे मिल रहे होते हैं।
तो यहां पर ना पैसों का लेन देन आ जाता है बीच में, कंसिडरेशन बीच में घुस जाती है, इसलिए दोनों को फायदा पहुंच रहा होता है। अब बेटा जो ये पैसा देता है, जो ये मनी फ्लो होती है, ये नॉन ग्रेच्युटस बेलमेंट में होती होगी। ये नॉन ग्रेच्युटस बेलमेंट में किससे फ्लो होती है? बेलर पैसा पे करता है या बेली पैसा पे करता है? नॉन ग्रेच्युटस बेलमेंट में मनी इन्वॉल्व होगी, रिवॉर्ड इन्वॉल्व होगा, जो आपने लिखा बेस्ड ऑन रिवॉर्ड। ये रिवॉर्ड किसकी साइड से फ्लो करता है? ये रिवॉर्ड बेलर की साइड से फ्लो करता है या ये रिवॉर्ड बेली की साइड से फ्लो करता है? हां जी बेटा, बेलर देता है हमेशा पैसे या बेली देता है पैसे? कुछ बच्चे कह रहे हैं सर बेली देता है, कुछ कह रहे हैं नहीं सर बेलर देता है। मेरे पास बेलर वाले भी आ गए, फिर वही थर्ड जनरेशन में निकल के आए, वो कहते हैं जी इधर बेलर भी दे सकता है, बेली भी दे सकता है। और करेक्ट आंसर बेटा फिर वही है, ये बेलर भी दे सकता है कंसिडरेशन रिवॉर्ड जिसको आप कह रहे हैं, ये बेली भी दे सकता है। बेलर का एग्जांपल देता हूं, आप टेलर के पास गए, आप फैब्रिक दे के आए, आपने उस फैब्रिक का उसने आपको स्टिच करके दिया, बेलर कौन था? सर मैं था। पैसे कौन देगा? उस सर्विसेज के पैसे भी मैं ही दूंगा। तो सर रिवॉर्ड इन्वॉल्व है, दोनों को बेनिफिट हो रहा है, एक को सूट मिल रहा है, दूसरे को उसके बदले पैसे मिल रहे हैं, लेकिन रिवॉर्ड फ्लो किसकी साइड से हो रहा है? सर बेलर के साइड से हो रहा है। क्या बेली को भी पैसे, क्या बेली भी पैसे दे सकता है? बेली भी पैसे दे सकता है, सोचिए बेटा। बेली भी दे सकता है सर। आप जूम कार से बेटा गाड़ी लेके आए किराए पे, जूम कार क्या है? बेलर है। पेमेंट कौन करेगा? सर बेली करेगा। तो आपने ये देखा नॉन ग्रेच्युटस बेलमेंट में सर म्यूचुअल बेनिफिट होता है, और इसकी वजह कारण क्या होता है कि एक रिवॉर्ड फ्लो हो रहा होता है, लेकिन ये रिवॉर्ड भी बेलर या बेली किसी की साइड से भी फ्लो हो सकता है। द पॉइंट इज इसके अंदर दोनों को बेनिफिट होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। दोनों से पूछोगे तो दोनों ये जवाब देंगे मुझे ये मिला ट्रांजैक्शन के अंदर, तो इसमें ऐसा होगा। लेकिन अगर आप ग्रेच्युटस की बात करेंगे तो सर या ये तो एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेलर के लिए होगा या एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेली के लिए होगा, एक ही व्यक्ति को फायदा इसके अंदर मिल पा रहा होगा। तो अब हम बेलमेंट को अगर हम क्लासिफाई करें बेस्ड ऑन रिवॉर्ड, तो ये दो कैटेगरी में चली जाती है। इट कैन ईदर बी अ ग्रेच्युटस बेलमेंट which can further be as for the exclusive benefit of baler or for the exclusive benefit of bailey। और अगर मैं non gratuitous bailment की बात करूं then it will be for the mutual benefit of baler and bailey, दोनों के mutual benefit के लिए ये होगी। चलिए यहां पर हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। अच्छा, इसके एक बार बुक पे से देख लेते हैं फटाफट, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ता हूं। वैसे टाइम लगभग खत्म ही हो गया है, एक बार बुक से फटाफट से रिवाइज करें पहले चीजों को। नोट्स बेटा मैंने आप सबको दे दिया था, आई होप आप लोगों ने इसके प्रिंट आउट निकलवा लिए होंगे, नहीं निकलाए हुए तो साथ साथ यहां से देखते जाएं। सेक्शन 148 पहले हमने डेफिनेशन की बात करी है। बेलमेंट इज अ डिलीवरी ऑफ गुड्स टू अनदर फॉर सम पर्पस अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट दे शैल व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिश्ड बी रिटर्न्ड और अदरवाइज डिस्पोज्ड ऑफ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग देम। द वर्ड बेलमेंट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ फ्रेंच वर्ड बेलियर व्हिच मींस टू डिलीवर। तो ये बेलर वर्ड कहां से निकल के आया बेटा? एमसीक्यू का क्वेश्चन है। फ्रॉम अ फ्रेंच वर्ड बेलियर, जिसका मतलब क्या होता है? टू डिलीवर। बेलमेंट इटिमोलॉजिकली मींस हैंडिंग ओवर और चेंजिंग ऑफ पोसेशन। तो बेलमेंट का संधि विच्छेद करके, इटिमोलॉजी का हिंदी में बोलते हैं संधि विच्छेद करना, जो आप करते थे, तोड़ के अगर इसका मीनिंग निकाला जाए तो इसका मतलब क्या होता है? बेलमेंट का मतलब टू हैंड ओवर और टू चेंज पोसेशन। The person delivering the goods is called the baler. The person to whom they are delivered is known as the bailey। फिर हमने एक्सप्लेनेशन कवर करी कि कई बार ऐसा होता है कि एक्चुअल में डिलीवरी हो ही नहीं होती, जो पर्सन ऑलरेडी पोसेशन में होता है वो आप अपनी पोसेशन की नेचर बदल देता है और उसको बेली की फॉर्म में रखना शुरू कर देता है। फिर हमने कई एग्जांपल दिखे नीचे, हायरिंग ऑफ गुड्स, फर्नीचर, साइकिल, डिलीवरिंग ऑफ क्लोथ टू टेलर, मेकिंग फॉर मेकिंग सूट, डिलीवरिंग ऑफ वॉच और स्कूटर फॉर रिपेयर, डिपॉजिटिंग गुड्स फॉर सेफ कस्टडी। ये सब क्या है? दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ बेलमेंट। फिर हमने इसी में से डेफिनेशन निकाल ली कि बेलमेंट के एसेंशियल्स क्या हैं। कई बार वो आपसे 4 मार्क्स के लिए पूछ लेता है। मैंने कहा जी नंबर 1 बेलमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए इसके अंदर सारे एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पूरे होने चाहिए। ऑफर, एक्सेप्टेंस, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, वो सारी लीगैलिटी वो सब चलता रहेगा। सेकेंडली सर इसके अंदर डिलीवरी ऑफ गुड्स हो सकती है। डिलीवरी ऑफ गुड्स, डिलीवरी किसकी होनी चाहिए? गुड्स की होनी चाहिए। गुड्स क्या होते हैं? मूवेबल प्रॉपर्टी होती है। डिलीवरी सर 2 तरह की हो सकती है, एक्चुअल डिलीवरी हो सकती है, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो सकती है। किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए डिलीवरी होती है। सर पोसेशन ट्रांसओवर की जाती है, पोसेशन और कस्टडी में अंतर होता है, ये बात भी मैंने आपको बताई, लेकिन ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है। तो आपको 3 चीजों का ध्यान रखना है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है, पोसेशन ट्रांसफर होती है, और मियर कस्टडी ट्रांसफर कर देने से आपकी बेलमेंट पूरी नहीं हो जाती है। और फाइनली सर
गुड्स इस केस में या तो रिटर्न बैक कर दिए जाते हैं या डिस्पोज ऑफ कर दिए जाते हैं एज पर बेलर्स डायरेक्शन। तो वही डेफिनेशन जो हमने पॉइंट्स में करी थी उसी को मैंने यहां नीचे लिख दिया। जब वो एसेंशियल्स की फॉर्म में पूछे तो आप इसको एसेंशियल्स की फॉर्म में दे सकते हैं। उसके बाद मैंने बात करी डिलीवरी किस किस तरह से की जाती है। सर वही 149 सेक्शन आपने लिखा हुआ है कि 149 सेक्शन क्या होता है कि उसमें क्या बोला कि डिलीवरी कैन बी डन बाय डूइंग एनीथिंग व्हिच हैज द इफेक्ट ऑफ पुटिंग द पोसेशन इन द हैंड्स ऑफ इंटेंडेड बेली और एनी पर्सन ऑथराइज्ड टू ऑन दिस बिहाफ। इसी को मैंने फर्दर एनालाइज कर दिया कि इसका मतलब जो डिलीवरी है वो दो तरह की हो सकती है, एक्चुअल डिलीवरी हो सकती है या कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो सकती है। फिर मैंने वो वाली बात डिस्कस करी कि सही है कस्टडी और पोसेशन दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। सिर्फ कस्टडी दे देने भर से बेलमेंट नहीं होती है, पोसेशन की बात हो रही है। वो हमने एग्जांपल लिखे, बैंक में डिपॉजिट करना, लॉकर में पैसा रखना, वो सारे वाले एग्जांपल मैंने यहां पर कवर किए। उसके बाद मैंने आपको जो वो बैंक ऑफ चित्तूर का एग्जांपल कराया वो कवर है। फिर हमने बात करी डिफरेंट फॉर्म्स और एग्जांपल्स ऑफ बेलमेंट की। जितने भी हमने एग्जांपल्स दिए उनके कुछ एग्जांपल्स मैंने यहां पर आप लोगों के लिए लगा दिए। फिर हमने लास्ट टॉपिक की बात करी भी ऑन द बेसिस ऑफ रिवॉर्ड। बेलमेंट दो कैटेगरी में डाली जा सकती है। इट कैन ईदर बी अ ग्रेचुइटस बेलमेंट और ग्रेचुइटस बेलमेंट हो सकती है फॉर द एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेलर या इट कैन बी फॉर द एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ द बेली। और दूसरा हमारे पास क्या होता है देयर कैन बी नॉन ग्रेचुइटस बेलमेंट। ये ऐसी बेलमेंट होती है जो कि फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ बेलर एंड बेली होती है, दोनों का इसके अंदर बेनिफिट हो रहा होता है। Thus it is clear that bailment can be either for the exclusive benefit of the bailor or for the exclusive benefit of bailey or it can be for the mutual benefit of both the bailor and bailey। जो डायग्राम मैंने आपको बनवाया था वो डायग्राम हमने यहां पर नोट डाउन कर लिया कि ये हमारा बेलमेंट होता है दो तरह का। इट कैन ईदर बी ग्रेचुइटस बेलमेंट और इट कैन ईदर बी नॉन ग्रेचुइटस बेलमेंट। तो यहां तक हम लोगों ने कवर कर लिया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट बेटा इस चैप्टर हमारे पास कवर्ड होता है नेक्स्ट जहां से मेजर क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं वो होते हैं हमारे ड्यूटीज ऑफ बेलर एंड ड्यूटीज ऑफ बेली। ड्यूटीज ऑफ बेलर, ड्यूटीज ऑफ बेली, और साथ में हमने कवर करने हैं राइट्स ऑफ बेलर एंड राइट्स ऑफ बेली। ड्यूटीज ऑफ बेलर एंड ड्यूटीज ऑफ बेली, और नेक्स्ट हमें कवर करना है राइट्स ऑफ बेलर एंड राइट्स ऑफ बेली। मेजर चार टॉपिक है। अगर आप देखें तो ये लगभग सेम होंगे। जो ड्यूटीज ऑफ बेली होंगी वो कहीं ना कहीं आपको सेम पॉइंट्स मिलेंगे राइट्स ऑफ बेलर में कि जो इसकी ड्यूटी है वो उसके अधिकार बन जाते हैं। ऐसी जो ड्यूटीज ऑफ बेलर होंगे वो लगभग आपको सेम मिलेंगे एज राइट्स ऑफ बेली। तो अगर हम ये दोनों कवर करते हैं तो इनके मेजर पॉइंट्स कवर हो जाते हैं। इनको शुरू करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ड्यूटीज ऑफ बेलर की। ड्यूटीज ऑफ बेलर की ड्यूटीज ऑफ बेलर क्या कहते हैं बेटा? कंटिन्यू करें आज अभी 15-20 मिनट और कि नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करें? क्योंकि आप लोगों को भी जो पता नहीं आदत पड़ी है कि नहीं पड़ी इतना लंबा पढ़ने की। आ रही हैं चीजें समझ? कंटिन्यू करते रहें कि नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करें? सर ये तो पूछना ही बेकार था, आपने पूछ के गलती कर ली। आपको क्या लगता है हम हाँ बोलने वाले हैं? चलिए कोई बात नहीं, आज यहीं रुकते हैं, धीरे धीरे आदत डालेंगे। जैसे 1.5 घंटे की पूरी हुई नहीं क्लास, लेट शुरू हुई थी। चलो कोई बात नहीं, आज थोड़ा जल्दी छोड़ देता हूं, धीरे धीरे आपकी आदत पड़ जाएगी। कोशिश करेंगे 4:30 तक क्लास को लेके जाएंगे। चलिए आज फिर यहीं रुकते हैं। हम लोगों ने बेलमेंट के टाइप्स वगैरह कवर कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे ड्यूटीज ऑफ बेलर से, उसके बाद हम बात करेंगे ड्यूटीज ऑफ बेली की। नेक्स्ट क्लास में हम पूरा खत्म कर देंगे। सर हाइपोथिकेशन के केस में रीपे होने के बाद नया आरसी शुद्ध, नया आरसी नहीं होता बेटा, उसमें हाइपोथिकेशन हटवा देता है बैंक। वो आरसी तो आरसी थोड़ा बदल जाएगा, वो सिर्फ हाइपोथिकेशन हट जाता है उसके ऊपर से। चलिए आज यहीं रुकते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।